दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के पीछे कि आज हिंदी भाषा में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ण एवं वर्णमाला, जो आपके सभी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछ जाते हैं। CGPSC हो, CG व्यापम हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स होता है हिंदी में, अगर कोई पूछना है, क्वेश्चन बना रहा है तो। ठीक है, तो चलिए आप सभी का स्वागत है। और जैसा सभी आप जानते हैं, मेरा नाम विवेक कश्यप है और आप देखना चालू कर चुके हैं गोटुल एकेडमी बिलासपुर। तो इसी के साथ हम अब हिंदी भाषा की पहली जो क्लास है हमारी वर्ण वर्णमाला एवं भाषा बोध, जो कि आपके यूट्यूब में बेस्ट लेक्चर के रूप में हम लोग तैयार करके लाए हैं इसको। इससे पहले मैं आपको मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मकर संक्रांति इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में आते हैं और सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। तो जनरल इंट्रोडक्शन है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये उत्तरायण होता है, जिसके बाद क्या होता है, दिन क्या होते हैं हमारे बड़े होने लगते हैं, रात छोटे होने लगती है। तो ये सारे आपका अगर एग्जाम में पूछा तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ अभी क्या चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। 50% डिस्काउंट साथ कोई भी आप कोर्स यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। इसके साथ अप टू 50% डिस्काउंट में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है गोटुल एकेडमी, गोटुल कोचिंग क्लासेस, उससे आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग हिंदी वर्णमाला से। ठीक है, हिंदी वर्णमाला शुरुआत करने से पहले ये आपको चैप्टर दिख रहा होगा, टेबल ऐसा दिख रहा होगा जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अ से आम, अ से अनार। ये मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता होगा कि क ख ग घ वाला भूल गए होंगे। ठीक है, तो इसको देख के थोड़ा बचपन याद आ जाता है ना, मैं कहता हूँ बचपन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इस पे आए, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसके हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। हिंदी भाषा है क्या? ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, हिंदी भाषा। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है हिंदी भाषा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हिंदी के साथ भाषा क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना। तो देखो, पहली बात तो ये समझो कि भाषा होता क्या है, फिर हम हिंदी में आएंगे। तो हम ये जानते हैं कि भाषा किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने भाव, विचार, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम। जैसे आपको किसी कुछ भी चीज आपको मेरे को व्यक्त करना है, तो आप कोई ना कोई लैंग्वेज में बोलोगे। ठीक है, या तो उड़िया में बोलोगे, पंजाबी में, हिंदी में, फारसी में, उर्दू, है ना, अलग अलग तरीके से आप अपने भाव व्यक्त करोगे। तो अपने भाव को, भाषा क्या है, भाव, विचार को, अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, यही अगर मेंस मैथ इसी को लिखना है 2 नंबर में, व्यक्त करने का माध्यम है। बाकी दिन लिखता हूं तो अच्छा लिखाता है, हिंदी में अच्छा लिखा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो भाषा क्या है, मनुष्य अपने भाव, विचार, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम है। अब देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो याद रखिए, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु, संस्कृत के किससे हुई है, भाष धातु। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कुछ कहना। अर्थ क्या होता है, कहना। ठीक है, तो कहने के अर्थ में भाष धातु से क्या मिलकर आया है, भाषा। ठीक है, अब हम हिंदी भाषा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम हिंदी बोलें तो हिंदी से हिंदी लोग, यानी कि इंडस के लोग, यानी इंडिया में जो लोग रहते हैं उनकी बात होती है। जब तक किसी भी शब्द में, मतलब कोई भी लैंग्वेज में भाषा ना जुड़ा हो, तब तक उसको क्या बोलते हैं, एक बुक का संज्ञा नहीं जाएगी, उसका लैंग्वेज संज्ञा नहीं दी जाएगी। जैसे अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो अंग्रेजी बोलने से अंग्रेजी भाषा का बोध नहीं होता है। ठीक है, अंग्रेजी बोलने से क्या, एक ब्रिटिश के लोग का बोलता है, ब्रिटिश ब्रिटिश पीपल का बोध होता है, यानी कि वहां के लोगों का। अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी बोलने पर हिंदी के लोगों का मतलब हिंद हिंद निवासी के लोग बोलता है, न कि हिंदी भाषा का। तो कोई भी लैंग्वेज में जब तक आप लैंग्वेज ना जोड़ोगे तब तक वो क्या बनता है, वो भाषा शब्द नहीं कहा जाता। जैसे अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी नहीं बोलना है, अंग्रेजी भाषा। इसलिए आपके सिलेबस में क्या लिखा होता है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, या लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, ऐसा लिखा होता है ना, कोई भी में। जैसे कि फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच, तो फ्रेंच एक भाषा नहीं है, फ्रेंच बोलने से वहां के लोगों का बोध हो रहा है। ठीक है, आप फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोगों का बोध कर रहे हो। फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन, ये सब भाषा नहीं, जब तक उसमें आप जोड़ोगे नहीं। फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, जब तक आप एक नहीं जोड़ोगे तो वो भाषा नहीं कही जाएगी। ठीक है, उससे वहां के लोगों का बोध होता है, ठीक है, न कि भाषा का।
तो पहली बात तो ये रखना, क्योंकि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी में कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं रहा कि ऑनलाइन आ रहे हैं। अब आप कोर्ट मैनेजर का एग्जाम देखोगे, वहां पे कथन कारण में क्वेश्चन आया है सर्वनाम से। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आजकल नए नए तरीके के आ रहे हैं, तो हमको नए नए तरीकों को भी प्रश्नों क्या करना है, देखना है, सीखना है और जानना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हिंदी भाषा के बारे में जानकारी ले रहे थे। अब देखते हैं कि हिंदी क्या है। ठीक है, भाषा के बारे में समझ लिए, अब आते हैं हिंदी के बारे में। ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज है, लेकिन कभी भी एग्जाम में आ गया तो आपसे अगर कूट में प्रश्न पूछते हैं, वहां पे अगर आप सरेंडर कर दिए, ऐसे बेसिक प्रश्न है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इससे पहले मैं यूट्यूब में क्लास ले चुका हूं, और ऑलरेडी जो भी लोग देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उद्भव और विकास का एक चैप्टर है, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मेंस में आते हैं, सीधे प्रीलिम्स में तो नहीं आते, फिर भी आपसे वहां पे कभी कभार पूछ दिया जाता है। जैसे एक बार पूछ दिया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, भाषा पढ़ लिए, अब देखते हैं हिंदी। ठीक है, ये क्या है, हिंदी। अब देखो कई लोग ना हिंदी को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, हिंदी, ये भी सही है, ही न दी, ये भी सही है। ठीक है, अलग तरीके से। देखो हुआ क्या था, एक मैप बनाता हूं इंडिया का, उतना अच्छा तो मेरे से मैप नहीं बनता, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये जो है हिंदी भाषा में, अभी हम लोग हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, ये समझते हैं। ठीक है, हिंदी शब्द जो है हिंदी भाषा का ही नहीं है, समझ में, हिंदी शब्द क्या है, हिंदी भाषा का ही नहीं है। कहां से है ये हिंदी शब्द, कहां से आया, देखो ये अपना जम्मू कश्मीर है, और यहां पास है आपका खैबर दर्रा, क्या है, खैबर पास। जब क्या हुआ, यहीं से क्या है, आर्य लोग आए थे, यहाँ क्या आए थे, आर्य। आर्य मतलब हाँ, आर्यन सभ्यता आई थी ना हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। ठीक है, तो आर्य लोग यहीं से आए थे। इसके अलावा यहाँ जब अरब 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 से लोग जब आक्रमण करने आए, ठीक है, तब किसी पास आते थे, यही मेन पास होता था, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ही भारत में अंदर आने का सबसे मेन मुख्य द्वार था। ठीक है, तो यहाँ से लोग जब आए, जब यहाँ पे एक नदी बहती है, कैलाश के मानसरोवर से निकलती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है, सिंधु। ठीक है, तो उन लोग क्या हुआ, जब यहाँ इंडिया में आए तो उन लोग क्या किए, सिंधु को क्या बोले, सिंधु न बोल करके श को क्या बोलते थे, स को ह बोलते थे, और ध को द बोलते थे। ठीक है, अगर हम लोग क्या बोले, अगर इसको स को उन लोग क्या बोले, ह, और ध को द, यही से लेखो यहाँ पे पंजाब हमारा वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया है, और इधर सिंध एरिया है। ठीक है, तो ये पंजाबी और सिंधी जब बंटवारा हो रहा था, तो वहां से सिंध और लोग पंजाबी भाग के आए, क्योंकि देखो हमारा पंजाब जो है पूरा यहाँ पे, अगर ये देखें, ये पूरा क्या है, 5 नदियों का क्षेत्र है, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां मिलकर क्या बनती है, पंजाब बनाती हैं। ठीक है, ये पंजाब में ये पंजाब जो है, जैसे आपका बंगाल, यहाँ पे पूर्वी बंगाल है, यानी कि हमारा पश्चिम बंगाल, इधर पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल हमारे इंडिया में है। वैसे यहाँ पे क्या भी क्या है आपका, यहाँ पे भी पंजाब है, और यहाँ भी पंजाब है, तो पूर्वी पंजाब हमारे इंडिया में है, जिसको हम लोग पंजाब राज्य बोलते हैं, और वहां पे भी एक पंजाब प्रांत, उसको भी हम लोग भी पंजाब बोलते हैं। ठीक है, तो पंजाबी लोग और सिंधी लोग वहां से भाग के आए, तो सिंधी और क्या बोलते हैं आपके अरबवासी जो आए वहां से, तो उन लोग स को क्या बोलते हैं, ह, और ध को क्या बोलते थे, द। ठीक है, तो इसी में अगर हम लोग मिला दे तो क्या हो जाएगा, सिंध का हिंद, और द का दू, हिंदू। ठीक है, ध को द बोले। दूसरी चीज, जब अंग्रेज आए, अंग्रेज तो बोल नहीं पाते थे, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर। जो हमारी सभ्यता विकसित हुई उसका नाम क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस ही बाद में आगे चल क्या हो गया, इंडस से इंडस इंडस करते करते इंडिया हो गया। ठीक है, ठीक है, बट नाउ इंडिया इज नाम, क्या नाम है वर्दी, भारत। ठीक है, भारत किस नाम पर पड़ा है, एक राजा भरत के नाम पर। ठीक है, भरत ने क्या किया था, युद्ध लड़ा था, ठीक है, और राजाओं को हरा दिया था, इस पे पराक्रम के आधार पर, और उन्होंने शेर का दांत भी गिना था। जो आप शिशु मंदिर में पढ़े होगे तो देखोगे अपने बुक में एक फोटो रहता है एक लड़के का, और शेर का दांत गिनता है। ठीक है, वही वो लड़का है जिसके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत के नाम पर भारत पड़ा। आज सभी जगह हमारे संविधान के अनुसूची में भी क्या उल्लेख है, इंडिया दैट इज भारत, है ना।
जहां जहां इंडिया होगा, आप मोदी जी ने नया ट्रेंड चेंज कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी आते हैं वो इंडिया ना बोल के भारत की बात करते हैं। ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि जब व्यापारी लोग आते थे तो हिंदी शब्द बोल नहीं पाते थे, तो इंडस से इंडिया ज्यादा फेमस हो गया और वर्ल्ड लेवल पे इंग्लिश भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने भी डेवलप्ड देश हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए इंडिया क्या हो गया, शब्द फेमस हो गया। ठीक है, अब हिंदी पिछड़ गया। ठीक है, वैसे हिंद में सब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली वाली भाषा क्या है, तीसरे नंबर पर हिंदी है ना। सबसे ज्यादा है आपके इंग्लिश, फिर चाइना, चीनी, और उसके बाद हमारा हिंदी। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, सिंधु से आया है। ठीक है, और याद रखिएगा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये सभी शब्द क्या है, तान मतलब यहाँ के रहने वाले लोग, तान मतलब जो निवास करते थे। तो हिंदू देश में यानी कि हिंदी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान मतलब यहाँ के निवासी, हिंद देश के निवासी क्या बोलते थे, हिंदुस्तान। तो याद रखिएगा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, कोई हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। पहली बात तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके। ठीक, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान कहाँ का शब्द है, फारसी भाषा का। ठीक है, और कैसे इसका विकास क्रम हुआ, अगर कूट में आए तो, कि हिंदू भाषा का विकास क्रम सिंधु नदी से माना जाता है। ठीक है, ये इसमें आप ये जानना, सा को हा और धा को दा बोलते थे, इसलिए हिंदू हो गया। ठीक है, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, आज हम लोग बोलते हैं ना हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। इस क्षेत्र में रहने का कारण, जब हिंदू लोग ज्यादातर आर्यावर्त क्षेत्र में आगे फैल गए, जब यहाँ विस्तार हुआ गंगा यमुना दोआब में, जब इस क्षेत्र में फैले गए तो हिंदू क्षेत्र होने का कारण क्या बोला गया, यहाँ पे जो एक जो प्रथा विकसित हुई है ना, मान्यता विकसित हुई, उसी को हिंदू बहुल्य क्षेत्र होने के कारण क्या बोला गया, हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदी भाषी लोग, अभी याद रखना हिंदी भाषी अगर राज्य की संख्या बोलेगा टोटल 10 है। ठीक है, पूरे इंडिया में नॉर्थ बेल्ट जो है, ये आपका नॉर्थ वाला बेल्ट है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, टोटल 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो। आज हम लोग मेनली चर्चा करने वाले थे वर्ण एवं वर्ण व्यवस्था पे, पर मैंने जनरल इंट्रोडक्शन जब शुरुआत कर रहे थे तो मैंने हिंदी भाषा की शुरुआत की, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी कैसे आया, इसका नाम कैसे था। तो समझ लीजिए ये क्या है, भाषा शब्द किससे बना है, संस्कृत के भा धातु से है। भाषा इसका अर्थ होता है कहना या अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, एक माध्यम होता है भाषा। ठीक है, हिंदी बोलने से क्या होता है, हिंद की लोग का बात होता है, जब तक हम भाषा ना जोड़ दें उसमें वो सब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो कभी भी आप बोलोगे अंग्रेजी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, अंग्रेजी भाषा बोलोगे, हिंदी भाषा बोलोगे, जर्मनी भाषा, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच बोलने से फ्रेंच के लोगों का बोध होता है, ना कि फ्रेंच भाषा का, है ना। ब्रिटिश या इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश के लोगों का बोलता है, ब्रिटिश के लोगों का, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज का। तो कोई भी लैंग्वेज में जब तक आप लैंग्वेज ना जोड़ो वो लैंग्वेज नहीं बनता। ठीक है, वहां के लोगों का बोल होता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी से क्या आया, यहाँ पे सिंधी और इससे जोड़ लेना अरब आक्रमणकारियों से, उन लोग स को ह बोले, ध को द बोले, जिससे क्या हुआ, सिंधु को, सिंधु नदी को बार बार सिंधु सिंधु ना बोल के वो हिंदू हिंदू बोलने लगे। ठीक है, और जो यूरोपीय व्यापारी आए थे यानी कि रोमन, बैक्ट्रियन, ठीक है, उन लोग जब आए, रोमन व्यापारी बड़े हो गए जब चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ठीक है, रोमन व्यापारी आए थे, रोमन व्यापारी आए तो इंडस बोल दिए किसको, सिंधु को। ठीक है, इंडस नदी से क्या हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया ज्यादा फेमस हो गया, हिंदी पिछड़ गया। ठीक है, बाद में यही हिंदी से क्या हो गया, हिंदू धर्म का उत्पत्ति होगा। हमारा कोई हिंदू धर्म नहीं है, केवल सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो आदिम काल, प्राचीन काल से जो चलता आ रहा है उसी को बोलते हैं सनातन। ठीक है, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक रिलीजन है। ठीक है, जिसको हम लोग मानते हैं, प्रार्था में, मान्यताएं में, ये सारे हिंदू है, हिंदी की मान्यताएं हैं। बाकी है धर्म कौन सा, सनातन। ठीक है, इसी से क्या आगे बना, जो हिंदी देश में रहते थे उस रहने वाले से क्या बन गया, तान, तो क्या जुड़ गया, हिंदुस्तान। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग क ख ग घ से। ठीक, अब मेन हमारा हिंदी वर्णमाला का शुरू होने वाला है। बचपन में जो हम लोग देखे थे, तो सबसे पहले तो याद रखना कि हिंदी वर्णमाला, ये इसमें स्वर कौन है और व्यंजन कौन है। ठीक है, आपके एग्जाम में पहली बात तो यही आता है, पहला अगर क्वेश्चन, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसमें स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है। और ये आप वर्णमाला सभी लोग पढ़े होंगे बचपन में। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, बचपन में तो एक किताब रहता था ना, तो आते थे। ठीक है, तो इतने जो है ये दिख रहा है आपके, अ से लेके अह तक, ये क्या है, अ से लेके अह तक क्या है, स्वर है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 13। ठीक है, 13 जो है
अम और अह को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है 13। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या लगाना 11। ठीक है। इसमें भी कभी कभी क्या होता है री को छोड़ दिया जाता है, री को छोड़ दिया जाता है। ठीक, क्योंकि इसकी उपस्थिति और मान्यता के आधार पर इसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए कभी कभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या लगाता है 10। ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से, अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो क्या लगाओगे आप 10 लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में 11 है तो आपको 11 आंसर लेना है। ठीक है। और अम और अह को बोलेगा कि अम और अह को लेकर के स्वरों की संख्या कितनी है, तब क्या लगाओगे 13। ठीक है। तो सभी तरीके का ऑप्शन आप देख लो। पहले अगर ऑप्शन में आपके पास 13 है तो और 11 है तो 11 चूज करोगे। ऑप्शन में 11 है और 10 है और 13 दिया हुआ है तो 13 चूज कर लेना। ऑप्शन में 11 भी नहीं है 13 भी नहीं है तो क्या चूज करोगे 10 चूज करोगे। ये आपके स्वविवेक के ऊपर है फिर वहां पे, है ना। अगर तीनों आ गया ठीक है तो 11 चूज करना। ठीक है। तीनों आ गया तो 11 चूज कर लेना। ठीक है। एक बार नहीं 100 बार क्वेश्चन पूछ चुका होगा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है। अम और अ को क्या बोलते हैं अयोगवाह, सब पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अयोगवाह मतलब इसका स्थिति निर्भर नहीं है, ये स्वर और व्यंजन के पहले आ जाते हैं। ठीक है। इसका उच्चारण स्थल भी अलग होता है इसलिए इसको अयोगवाह बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क से ज्ञान तक को व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग व्यंजन। ठीक है। व्यंजन एक खाने वाला भी होता है। ठीक है। तो ये व्यंजन है जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं और स्वर को हिंदी में क्या वो इंग्लिश बोलते हैं वोवेल। ठीक है। तो क से लेकर के ज्ञान तक क्या होता है, ये व्यंजन होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। ठीक है। मोटा मोटी जान लो 33 प्लस 2 क्या होता है उच्छिष्ट व्यंजन, ड और ढ कहा गया, ये ड और ढ, इसमें डॉट लग जाता है ना, इसे बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है। तो इसको मिला देते हैं अलग से, अगर ड ये डॉट वाला और ढ ये डॉट वाला अगर मिला दोगे तो टोटल हो जाएगा कितना होता है 35। मानक हिंदी छत्तीसगढ़ी में कितनी संख्या है 35, है ना व्यंजन। ठीक है। तो अभी एक नया व्यंजन जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने आपके पार्श्विक व्यंजन सॉरी विशिष्ट व्यंजन में ल, जैसे गुजराती खालू ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो ए वाला ल है, ऐसा इस टाइप का ल दिखता है वो। ठीक है। ये वाला जोड़ा हुआ है और उसके आधार पर अभी नया व्यंजन जोड़ा है जिसके साथ हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या टोटल कितनी हो गई है 52 से बढ़ के +1 53 हो गई है। अब ऑप्शन में आप क्या लगाओगे, हिंदी भाषा में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है 53। अब ऑप्शन में अगर 53 नहीं है तो क्या लेना है 52। ठीक है। अभी भी आपके ये विनय पाठक के बुक में क्या लिखा हुआ है 52 लिखा हुआ है। ठीक है। 52 नहीं 53 हो चुका है। ठीक है। 53 कौन सा हो चुका है वो बता रहा हूँ, विशिष्ट व्यंजन इसको बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि आप इसको सोच समझ कर लगाइएगा क्योंकि एग्जाम में ये मान्यता मिल चुकी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने और इसको पास भी कर दिया पिछले साल ही। तो ऑप्शन में अगर 53 है 53 लेना है, ऑप्शन में अगर 53 नहीं है तब 52 लेना है। ठीक है। चलो, तो ये हमारा वर्णमाला है जिसमें हम लोग ने पढ़ा स्वर और व्यंजन के बारे में। बहुत ही अच्छा पीपीटी बनाया हूँ, देखो थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कि मेहनत किया गया है। ये देखो आप, ये चैट जीपीटी से निकाला हूँ। ठीक है। तो इसमें आपको पूरा विजुअलाइज होगा कि कैसे बोलते हैं मुंह खुलने पर। थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। चलो चलो वर्णमाला में आते हैं। वर्णमाला होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझो कि वर्ण किससे मिलकर बना है। ठीक है। वर्ण को एक अलग से क्या बोलते हैं हम लोग, ध्वनि बोलते हैं। वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण को ध्वनि बोलते हैं। ठीक है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है। हम जो कुछ भी बोलते और सुनते हैं वो क्या है, वो ध्वनि है। ठीक है। ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है और वर्ण क्या है, लिखित रूप है। याद रखना, ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है और वर्ण क्या है, लिखित रूप है। ठीक है। हम जो कुछ अब बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, ध्वनि निकल रही है। अब इसी ध्वनि को मैंने लिख दिया तो क्या हुआ, वो वर्ण बन गया। तो कुछ नहीं है, वर्ण और ध्वनि एक ही चीज है, बस इसका जो माध्यम है, अगर पूछेगा एग्जाम में कोड, ठीक है, कि वर्ण जो है आपका लिखित रूप है, ध्वनि जो है आपका मौखिक रूप है। ठीक है। तो भाषा को जब हम मौखिक रूप में क्या बोलते हैं, ध्वनि। भाषा को लिखित रूप में क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक है। और ध्वनियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरीके की। जैसे हमारे इंसान की ध्वनि, कोई अगर शेर है तो उसकी अलग ध्वनि होगी। ठीक है। तो अलग अलग तरह की ध्वनियाँ होती हैं और ध्वनि वही ध्वनि जो वर्ण बनेंगे जिसका लिखित रूप होगा। और लिखित रूप कई कई भाषाओं में अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे हिंदी में कौन सी भाषा चलती है,
देवनागरी लिपि चलती है, ठीक है। वर्ण से क्या बनता है? लिपि, लिपि से क्या बनता है? शब्द, है ना, शब्द से क्या बनता है? वाक्य, ठीक है। ये सारे आप जानते होंगे बेसिक चीजें, और नहीं जानते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। ध्वनियां मिलकर क्या बनती हैं? वर्ण। ध्वनि से क्या मिलकर बनता है? वर्ण। वर्ण से क्या मिलकर बनता है? शब्द। शब्द से क्या मिलता है? वाक्य, ठीक है, समझ गए ना? चलो, तो याद रखिए, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित रूप। वर्णों का, वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला है, ठीक है। ये वर्ण है, इसको जिससे व्यवस्थित करके हमको लेके आए हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला। तो वर्ण का व्यवस्थित रूप ही क्या है? वर्णमाला है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो क्या लगाओगे? वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या है? वर्णमाला है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहता है? वर्णमाला, ठीक है। वर्ण किसे बोलते हैं? जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया सकते। वर्ण क्या होते हैं? खंड या टुकड़े, ठीक है। जैसे क, क को तोड़ो, टूटेगा? देखो, कोई भी ध्वनि जो होती है ना, कोई भी ध्वनि किस मतलब ध्वनि मतलब कि आपका व्यंजन, कोई भी व्यंजन, व्यंजन जो होता है अ की सहायता से बोला जाता है, अ की सहायता से, ठीक है। अगर हम लोग क को तोड़े तो क्या हो जाएगा? क को हलंत लगाना पड़ेगा, मतलब आधा क प्लस अ, क्योंकि कोई भी बोल रहे हैं क ख ग, सब में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो बिना अ के आप कोई भी व्यंजन बोल ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए रखना, क को तोड़ेंगे तो क आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आप तोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसे व्यंजन, क्योंकि इसको हम अ अलग कर रहे हैं क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ है इसलिए, ठीक है। पर वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, इससे आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये बिना कैसे बोल नहीं पाओगे, बोलो बोल नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है आपका बिना स्वर, सॉरी स्वर के साथ होते हैं, है ना। व्यंजन सबके होते हैं, बिना स्वर के नहीं होते, स्वर के साथ होते हैं। तो वर्ण ऐसे शब्द होते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किया सकते, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। भाषा सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक। अब आ जाते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला, ठीक है। अब वर्णमाला में क्या होते हैं? दो चीज होते बताया था, एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, ठीक है। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। और एक और होता है प्लुत स्वर, ठीक है। एक होता है प्लुत स्वर, ठीक है। नहीं, स्वर में ना, हाँ, अगर बोलेगा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर तीन है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ अगर स्वर बोलेगा दो लेना, स्वरों के प्रकार हैं दो, ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तीन, इसलिए अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज जाओगे, अभी हम लोग सिर्फ दो ही पढ़ते हैं, ठीक है। स्वरों के दो प्रकार है, केवल ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। ह्रस्व स्वर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मूल स्वर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लघु स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल स्वर, लघु स्वर, ठीक है। इसमें चार चीज आएगा, याद रखना। ह्रस्व स्वर के प्रकार कितने हैं? चार, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ है ना कई बार, संख्या पूछ देता है। ह्रस्व स्वर के चार प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, याद रट लो, अ, ई, उ और री, ठीक है। और बाकी जो बचे सात, वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ, रटने की जरूरत नहीं है, केवल हमको क्या रटना है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या चार है, अ, ई, उ और री। इसी से मिलकर बाकी सारे क्या होते हैं? स्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ये दूसरा है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन संख्या कितनी है? 35, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो ये सब आगे जोड़ जोड़ करके संयुक्त व्यंजन और उष्म व्यंजन मिलकर होता है 41, ठीक है। इसको ला देते हैं 45 होता है, लेकिन अपना संयुक्त व्यंजन और ये उष्म व्यंजन, ये दोनों मिला देंगे तब वो 41 होता है, ठीक है। वैसे 35
ये आपका स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन मिलाकर के 35 है। ठीक है, ये आपका ड और ढ मिलाकर के उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन और उष्ण व्यंजन मिलाकर के व्यंजनों की संकुल संख्या होती है 41। ठीक है, तो अब देखो व्यंजन भी कितने प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, अभी पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अंदर पूरा डिटेल पढ़ेंगे अभी। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गीय व्यंजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे एक क्या होते हैं, वर्ग बटे होते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं, एक वर्ग बटे होते हैं। देखो क वर्ग पहले वाले को बोलते हैं, सभी का पहला पहला को क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, अंग वर्ग। ऐसा ना बोल करके, ये गलत है। ठीक है, अगर ऐसा कोई दिख रहा है एग्जाम में, क वर्ग, ख ग घ वर्ग, तो ऐसा वर्ग नहीं बनता है। सभी वर्ग सब वर्ण का पहला वाला से क्या बनता है, क च ट त प। ठीक है, याद रखना ये वर्ग नहीं डिवाइड है, वर्ग विभाजन का ये तरीका गलत है, अगर एग्जाम में अगर आ रहा है तो। ठीक है, ये तरीका सही है, सभी वर्ण का पहला शब्द से वर्ग का विभाजन हुआ है हिंदी भाषा में। देखो जो बनाया है हिंदी भाषा के रचयिता कौन है, हिंदी व्याकरण सबसे पहले व्याकरण शब्द का व्याकरण कौन बनाया था, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी रचना की, जो व्याकरण भाषा का पहला ग्रंथ था। ठीक है, तो पूरा एक साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। ठीक, वैसा भी कुछ नहीं है, देखो साइंटिफिकली डिजाइन किया है, चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, पर ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, सभी भाषा के पहले शब्द को लिया गया। ठीक है, क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ से वनरी का उच्चारण होता है। ठीक है, वो भी मैं लाया हूँ फोटो, आपको दिखेगा। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग अलग अलग वर्गों में बांटा गया। टोटल क्या होते हैं, 5 वर्ग में होते हैं। इसके अलावा ड और ढ। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 और 2 35। ठीक है, ये दो उसको मिला दो तो ड और ढ को। ठीक है, हाँ, नहीं सॉरी यार 35 बोल रहा हूँ, 25 और 2 27। ये 25, 5 पचे 25, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ग बटे होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को होते हैं क्योंकि ये स्पर्श करते हैं जीभ को। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, 4 ठो, य र ल व। ठीक है, ये कितनी संख्या कितनी है, 4। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन होता है तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, हाँ इसको ऐसे बोलोगे, तालव्य स, तालु से बोला जाता है इसे, मूर्धन्य स, मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, दंत स, दांत से बोला जाता है। और ह जो क्या बोलते हैं, शाहरुख खान ध्वनि। ठीक है, बोलता है ना किरण। ठीक है, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, शाहरुख खान ध्वनि। 4 वर्ण। ठीक है, तो याद रखना, पहले तो बात याद रख लो कि संख्या कितनी, एग्जाम में संख्या पूछता है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप संख्या रटो। स्वर में पढ़े, हर्ष स्वर कितने हैं, 4। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 पर 2 अगर देगा, ड और ढ के जोड़ करके ऐसे क्वेश्चन देगा। स्पर्श व्यंजन प्लस उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं इसको। ठीक है, उच्छिप्त ड और ढ को, ड और ढ। ठीक है, इसको टोटल मिलाकर 27। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। पुष्प व्यंजन कितने हैं, 4। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन जो उर्दू फारसी होता है ना, ठीक है, कागज। ठीक है, शिकायत ऐसे बोलते हैं ना, जिसमें नीचे क्या होता है, डॉट लगा होता है, उसे बोलते हैं आगत, जो विदेशों से आए हुए हैं, फारसी अरबी भाषा में। ठीक है, उसी उसी क्या बोलते हैं, 2 वर्ग हैं, तो ज और फ क्या है, आगत। आगत को आप विदेशी बोल सकते हो, विदेशी, क्योंकि हमारे इंडिया का नहीं है, ये विदेशी से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम कागज बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कागज। ठीक है, मुलाकात, खफा हो क्या आप मुझसे, खफा। ठीक है, ठीक है, तो ये ज और फ क्या है, आगत व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो अगर इसको ना लेकर के हम लोग इसको मिलाएं, टोटल संख्या कितनी होती है, 41। और 11 कितने हैं, स्वर, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 12 प्लस एक अभी क्या लेना है आपको, विशिष्ट व्यंजन, टोटल कितने हो जाएंगे, 53। ठीक है, अब वो 53वां वर्ण कौन सा है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक, ये आपका है व्यंजन, ये जो केंद्रीय निदेशालय का ये चार्ट है, इसमें लिखा है। देखो ये मूल व्यंजन है। ठीक है, मूल व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन अक्षर तरह ज्ञान और श्र, उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ, और ये है आपका विशिष्ट व्यंजन। दिख नहीं रहा हो, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, ये है विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, ये ल है आपका, देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये 8 बना दो, इनफाइनाइट ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला व्यंजन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन, ये नया जुड़ा हुआ है।
ठीक है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोल रहा है। ठीक है, मूल व्यंजन संख्या कितनी है? 33। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 40। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोल रहा है। ठीक है, जिसमें 6 किससे बना है, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन है। ये जो विशिष्ट व्यंजन है, ये विशिष्ट व्यंजन है, ये वाला। ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों, जैसे कहाँ होता है? हरियाणवी में, मारवाड़ी में, गढ़वाली में, ठीक है, कुमायूनी में, जो इसको बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज। आप हिमाचल उत्तर प्रदेश में जाओगे, उत्तराखंड में, तो वहाँ ये इसका यूज होता है। ठीक है, इसका अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। इसका अतिरिक्त देवनागरी तर मतलब देवनागरी के अलग अलावा लिपियों में भी भारतीय भाषाओं में तथा जैसे तमिल, ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया में भी इसका प्रयोग होता है। क्योंकि इसके बोलने के लिए उनके पास ये शब्द नहीं था, वर्णमाला में लिख नहीं पाते थे, बोल तो लेते थे पर लिख नहीं पाते थे, इसलिए इसको व्यंजन क्या जोड़ा गया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट व्यंजन। दिखता है ला जैसा, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट व्यंजन। इसका व्यापक प्रयोग होता है, देखो कितने सारे भाषा में प्रयोग होता है। ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ, मिडिल उड़ीसा है, साउथ नॉर्थ में सब होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, व्यक्ति, स्थान, भूप्रकृति के नाम, इन सब में प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, इसलिए वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में इस व्यंजन को जोड़ा गया है। ठीक है, स्थान दिया गया है। ठीक, समझ में आया? देखो ये फेसबुक में ऐसा पोस्ट आया था, कमेंट कोई हिंदी के थे, तो मराठी, मालवी और राजस्थानी में कई जगह ल नहीं, ल के साथ अंगा मिश्रित है। इसमें ना अंगा शब्द जुड़ा हुआ है, ल प्लस अंगा मिलके क्या है? ये शब्द बना है विशिष्ट व्यंजन। तो पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में कि ये ल जो व्यंजन है नया वाला, ठीक है, ऐसा है ना? ठीक है, इसमें क्या मिला हुआ है? तो ला प्लस अंगा। ठीक है, तो इसमें ला प्लस अंगा मिलकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ल के साथ क्या है? अंगा मिश्रित वर्ण है। इस ध्वनि वाले प्रयोग होता है, किसी भी राजस्थानी, मराठी, मालवी व्यक्ति से इसका उच्चारण सुन सकते हो आप। ठीक है, अगर आप जाओगे तो राजस्थान में। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं? देखते हैं, राजस्थानी शब्द में प्रथम स्थान पर ल हो तो इसका शब्द ल ही उच्चारण होता है, पर अधिकांशतः अंतिम स्थान पर ल, और कई शब्दों में प्रथम और अंतिम स्थान के बीच में ल हो तो उसके अंतिम में शुद्ध ल नहीं आपकी अंग जुड़ता है। तो पहले जब होगा, केवल ये शब्द जो अगर पहले होगा ल, तो ल ही बोलते हैं उन लोग। जैसे लइका बोलना है हमको, ल पहले नंबर पे आया, ठीक है, तो वहां पे ल ही बोलेंगे। लेकिन अगर बीच में या अंतिम होगा तो ल के साथ अंगा जोड़ेंगे। जैसे ल नहीं, अंगा व ल मिश्रित जोड़ते हैं। जैसे कि काला, सफेद, पीला, ल कहाँ पे है? यहाँ पे बाद में है ना। अगर ला अगर पहले होता, लाला होता, ठीक है, तो ला पहले है, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, ला को ला ही बोलेंगे। लेकिन ला का है सफेद में है, ठीक है, पीला लास्ट में है, इसको क्या बोलेंगे? कालो, पिल्लो, खालो। ठीक है, कालो, कल्लो, पिल्लो, राजस्थानी भाषा सुनना। ठीक है, इस ऐसे लिखते हैं, देखो, कालो, धोल्लो, पिल्लो। इस तरह मराठी में बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, इसको उच्चारण नहीं हो पाता था, तो इसीलिए सहायता, सहूलियत और सहायता के लिए क्या जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए, अब आते हैं हम लोग सीधा कहाँ पे आते हैं? व्यंजन में। ठीक है, सॉरी, हिंदी वर्ण को उच्चारण स्थल पे। तो सबसे पहले याद रखना, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, हिंदी भाषा में क्या हम लोग पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो पहले बात तो हमको वर्णमाला समझ में आ गया। ठीक है, वर्णमाला में संख्या समझ में आ गया, संख्या से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, देख लो यहाँ पे हमको पढ़ना क्या क्या है। स्वर हम लोग पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले व्यंजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्यंजन ज्यादा टाइम खींचेगा। पहले मैं व्यंजन समझाता हूँ। तो एक पहला पढ़ना आपको स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में वर्गीय व्यंजन इसी को बोलते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म संघर्षी, फिर आगत, फिर संयुक्त। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पढ़। हम्म? हम्म। तो इस हम्म, हम्म। मूल रूप से देखो, आपके ना इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, मूल रूप से 33 बताया गया है मूल व्यंजन संख्या। तो ऐसे ही क्वेश्चन लिखेगा कि मूल व्यंजन वर्ण को ही क्या बोला गया है? मूल व्यंजन। तो एग्जाम में अगर पूछता है, तो आपके हिंदी भाषा में जो विनय पाठक की बुक है, इसमें लिखा हुआ है मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके 33 प्लस 2 35। ठीक है, ऑप्शन में देख कर लगाना। यही मैं बोल रहा था कि आपको स्वविवेक का वहां प्रयोग करना है। वहां पे 33 या फिर प्लस 2 लिखे रहेगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द क्या है आपका? उच्छिप्त व्यंजन। ये दो चीज जोड़ करके आपको क्या बनाना है? 35 में लगाना है। ऑप्शन में अगर 33 है 33 लगाना। मूल व्यंजन, जब तक शब्द क्या लिखा रहेगा आपके पास वहां पे? मूल व्यंजन। क्योंकि ये जो उसमें बने हुए हैं ना, व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। ठीक है, ये जो बने हुए हैं उष्म व्यंजन, ये भी किसी न किसी के अलग तरीके वाले व्यंजन है।
इसमें बोलना पड़ता है, बोलते समय जब इसमें हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो ये सब बताएंगे। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। और दो क्या है इसमें? उच्छिष्ट व्यंजन है। टोटल कितने हैं? 35। तो एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा जब मूल व्यंजन संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण को ही क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन कहते हैं। तो मूल व्यंजन संख्या कितनी है? 33 प्लस अभी दो तो जुड़ गया है, ड और ढ, इसलिए कितना हो गया है? 35। याद रहेगा, व्यंजन वर्ण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मूल व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 35, ठीक है। जिसमें ये वाला आता है स्पर्श व्यंजन, इसमें स्पर्श व्यंजन आता है, अंतस्थ आ जाता है, और संयुक्त व्यंजन आता है, और ऊष्म आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। आगत ये विदेशी शब्द है ना, ये मूल व्यंजन नहीं है, ये विदेशी शब्द है। व्यंजन के अंदर आता है पर ये हमारा इंडिया का नहीं है, विदेशी है, ठीक है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी भाषा में उच्चारण स्थान। स्वर पहले पढ़ने कि व्यंजन? ठीक है, स्वर पढ़े कि व्यंजन? चलो चलो स्वर पढ़ते पहले, ठीक है। स्वर से, क्योंकि स्वर व्यंजन आ रहा है, स्वर व्यंजन पढ़ लेते पहले, ठीक है। चलो स्वर पढ़ते हैं। कहाँ गया स्वर यार मेरा? यहाँ से आते हैं स्वर, ठीक। स्वर की संख्या कितनी है? 11। अम और अह को जोड़ करके संख्या कितनी है? 13, ठीक है। अब स्वर के प्रकार, ठीक है। अब ये तो समझ गए कि हम लोग देख लिए थे कि स्वर में आपका दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर संख्या कितनी है? 4, और दीर्घ स्वर संख्या कितनी है? 7, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ और री, सब छोटा वाला ना, सारे छोटे वाले हैं, ठीक है। अ, ई, उ और री। बाकी जो बचा सारा किसमें आ जाएगा? जानते हो आप लोग कौन कौन सा आ जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक, ओ, औ, अंग, अह, ये सब किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे दीर्घ स्वर में, ठीक है। तो ये हो गया स्वरों के प्रकार, दो प्रकार के हैं स्वर। लेकिन जब यहाँ पे बोल देगा, ये प्रकार बोलेगा, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जब स्वर में बोलेगा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? तो 3, ठीक है। पहला कौन सा आ जाएगा? ह्रस्व, दीर्घ, और तीसरा आ जाएगा प्लूत, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर कितने हैं? 3। एग्जाम पूछता है मात्रा के आधार पर कितने हैं? 3। अब ह्रस्व स्वर ही क्या है? मूल स्वर है। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? मूल स्वर। इसी क्या बोलते हैं? लघु स्वर, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 4। यही जो 4 है ना, यही जो 4 है, क्या है वो? ह्रस्व स्वर है। या इसी क्या बोलते हैं हम लोग? मूल स्वर। या इसी क्या बोलते हैं हम लोग? लघु स्वर। याद रहेगा, पूछ चुका है इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है या नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो अ है, क्या क्या है? अ है, ई है, छोटा ई है, छोटा ऊ है, और री है, ठीक है। हाँ, सब सॉरी छोटा ऊ, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर क्या होंगे? जब इन स्वरों के मेल से जब नया स्वर बनेगा, उसी क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर, ठीक है। हाँ, जैसे इसमें आप जोड़ लो, दो अ और आ जोड़ने से क्या बनेगा? अ प्लस आ जोड़ने से आ बनता है, बनता है ना। छोटा ई प्लस छोटा ई जोड़ने से क्या बनेगा? बड़ा ई, ठीक है। छोटा री प्लस छोटा री बोलने से क्या बनेगा? बड़ा री, ठीक है। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बोलने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ, ठीक है। जितने भी क्या होगा, ये आपका, ये सब क्या है? ये सब जोड़ने से क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। टोटल 4 हुए, 7। और ये होता है कि प्लूत स्वर। जैसे इसका प्रयोग जैसे किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए लंबे समय तक, जैसे मैं बोल रहा हूं किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो मैं क्या बोलूंगा? राम, ठीक है। लंबे समय तक इसे उच्चारण करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ह्रस्व में क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा कैसे? देखो, अ में क्या है? एक डंडी है, ठीक है। ई भी छोटी है, इसलिए एक मात्रा। जितने भी छोटे होते हैं, जितने भी छोटे स्वर होते हैं, उसमें क्या लगता है? एक मात्रा लगता है, ठीक है। ये सब एक मात्रा वाले हैं, ठीक है। जब इसमें दुगना समय लगे, जैसे आ ज्यादा टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, दो डंडी दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक मात्रा आ गया, इसमें भी एक मात्रा आ गया, इसमें भी एक मात्रा आ गई, मात्रा है,
ठीक है, तो इसको बोलने से हमको क्या लग रहा है, दुगना समय लग रहा है, दुगना टाइम। आ बोल रहे हैं, आ ज्यादा टाइम लग रहा है। जब एक मात्रिक स्वर, इसे क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर क्या बोलते हैं हम लोग, एक मात्रिक स्वर, सब इसी नाम है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर अभी तक आया है तो कहां से आया है, यहीं से। ठीक है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, या इसी क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी है, चार। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, चार। मूल स्वर की संख्या कितनी है, चार। लघु स्वर की संख्या कितनी है, चार। सब एक ही, सब बार बार क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आया हुआ है। ठीक है, तो एक मात्रिक स्वर ही इसी को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, इससे दुगना समय किसमें लगेगा, दीर्घ में। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, और इससे तीन गुना समय किसमें लगता है, प्लूत में। जैसे देखो राम लिखूंगा तो इसके लिए ना इस स्पेशल प्रकार का ये यूज होता है, एस एस जैसा, डमरू जैसा। ठीक है, तो राम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे श्वेता बोला, श्वेता ऐसा बोले। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना, है ना। तो ये ऐसा, इससे एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, ये तीन जो डमरू टाइप दिख रहा है ना, ये मात्रा है। तो जब इसमें से एक गुना 1x, 2x दीर्घ गुना, और 3x करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लुत स्वर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ह्रस्व स्वर से दुगना मात्रा समय लगता है किसमें, दीर्घ में। दीर्घ से दुगना नहीं, ह्रस्व से तीन गुना लगता है प्लुत में। ठीक है, याद रखना, ह्रस्व से दुगना दीर्घ में, ह्रस्व से तीन गुना प्लुत, प्लुत में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। अब यहां से क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो पूछेगा स्वरों के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार ना, प्रकार याद रखना, प्रकार दो है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर कितने हैं, तीन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या बोलते हैं हम लोग, मूल स्वर, लघु स्वर, या एक मात्रिक स्वर। क्यों, क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। टोटल संख्या इसकी चार। ठीक है, जो बचा सात क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर। ठीक है, इसके अलावा एक नया होता है प्लुत स्वर। ठीक है, जिसमें तीन मात्रा समय लगता है, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं, प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ओम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओम, ओम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओम अगर बोलोगे तो ओम ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, सब है, मैं सिर्फ इतना जोड़ बताया हूँ, टोटल सात है, जो चार छोड़ करके, ये चार छोड़कर जो सात आएंगे, इसमें ए भी आएगा, ए भी आएगा। ठीक है, हाँ, री नहीं दिया हुआ है, री तो मूल लघु स्वर है ना, अ ई उ और री। ठीक तो है, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक तो है, चार तो है, अ ई उ और री, अ ई उ और री चार मूल स्वर है, इसी बोलते हैं हस्त स्वर। मैं एग्जाम्पल जो बताया जी, मैं एग्जाम्पल दिया कि दो मूल स्वर मिलके बड़े स्वर बनते हैं, जैसे महर्षि बोलो, अब संधि विच्छेद करो तब समझ में आएगा, महा धन ऋषि। ठीक है, तो अर आ रहा है उसमें। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दिया, ये नहीं बोला कि यही है, मैं ये बोला कि चार को छोड़कर बाकी सात होते हैं, इन्हीं से बढ़ के आगे स्वर बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही है, मैंने ये समझाया कि छोटे, दो छोटे मिलके क्या बनते हैं, बड़े बनते हैं। तो मैं ये समझा रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि यही है, मैं ये बोला हूँ कि चार को छोड़कर बाकी सात क्या आ जाएंगे, दीर्घ स्वर आ जाएंगे। ये तो मैं लिखना नहीं चाहता ना, इसलिए मैं बता दिया कि चार को छोड़ दो बाकी 11 पता है आपको, 11 में सात जो बच्चे हो क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी दीर्घ स्वर हो जाएंगे। मैंने ये सिर्फ समझाया आपको कि अ मिलके बड़े बनते हैं। ठीक है, जब आप संधि विच्छेद करोगे तब वहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों जो मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। मैंने ये नहीं बोला कि यही दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो आगे हम लोग प्लुत स्वर पढ़ लिए, जैसे ओम लिखते हैं, तो ओम में हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ओम। ये तीन जो दिखा रहा है क्या है, ये तीन संख्या है, पहले हिंदी में क्या लिखते थे, तीन को लिखते थे ना, तो ये तीन मात्रा का स्वर है, इसलिए बोलते हैं ओम। ये क्या हो रहा है, ठीक है, याद समझ में आया, ये तीन मात्रा है, इसलिए ओम उच्चारण करने में तीन बार सर लगता है। चलो, अब एक अलग से आता है स्वरों में उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर। ठीक है, इसको दो प्रकार होते हैं, इसको बोलते हैं मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। नाम से स्पष्ट है कि मूल स्वर अपने मूल रूप में होंगे, और संधि स्वर किससे जुड़ा होगा, संधि से मिलकर जुड़ा होगा। ठीक है, दो शब्दों में जुड़ा होगा। ठीक है, अब मूल स्वर क्या है, ठीक है, यही मूल स्वर है, अ ई छोटा ई,
अ ई उ और री, ये क्या है? मूल स्वर है। ठीक है, मूल स्वर के भी प्रकार होते हैं क्या? होते हैं ना? मूल स्वर के प्रकार होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, चार, दो ही चार होते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि ये कोई मूल स्वर इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है किसी दूसरे के मेल से नहीं होती है, ये अपनी मूल अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मूल स्वर। ठीक है, जबकि संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं संधि स्वर? संयुक्त और दीर्घ। ये होते हैं संयुक्त स्वर और ये होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर नाम से स्पष्ट है कि संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, नाम से संयुक्त मतलब जोड़ा। अब संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर क्या होगा? दो स्वरों के मेल से, नाम से स्पष्ट है, दो स्वरों के मेल से बनेंगे। ठीक है, दो स्वरों के मेल से बनेंगे, इसका क्या बोलेंगे हम लोग? संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो जैसे आपका ए है, ए है, ओ है, ओ है। ठीक है, ए ओ और औ। ठीक है, तो ये दो स्वरों के मेल से बनेंगे। इसकी संख्या कितनी है? चार है। ठीक है, टोटल चार स्वर है। कौन से? संयुक्त स्वर। ए कैसे बनेगा? अ धन ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, अ एग्जाम में आता है ना, धन ई, ये सब कहाँ काम आएगा पता है? संधि जब हम करेंगे, संधि पढ़ेंगे तो हम उसमें समझ में आएंगे। अ धन ई मिलके ए बनेगा। इसी में अ धन बड़ा ई, बड़ा ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा है। सॉरी, अ धन ए जी, ए, गलती कर दिया। अ धन ए, आधन ए, आधन ए मिलके क्या बनेगा? ए। ठीक है, तो कुछ जिसको रटना पड़ेगा। आधन ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। आधन ए मिलके क्या बनता है? ए बनता है। आधन उ मिलके ओ बनता है, ओ। आधन उ मिलके ओ बनता है और आधन ओ मिलके औ बनता है। ठीक है, आधन ओ, ये चार ठो रट लो, इसी से क्या होगा? आगे सारे शब्द बनेंगे। ठीक है, तो अ धन ई मिलके ए बनेगा, अ धन ए मिलके ए बनेगा, अ धन उ मिलके ओ बनेगा और अ धन ओ मिलके औ बनेगा। तो इससे याद रखना है, ये क्या है आपके? चार जो कौन से हैं? संयुक्त स्वर है। तो एग्जाम में क्या पूछता है? इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? मैक्सिमम चांसेस का होता है संख्या पूछने का। एग्जाम वाले क्या करते हैं? संख्या पूछते हैं। जब आप मेंस लिखोगे तो बोल देगा कि ए किन दो स्वरों के मिल से बना है। ठीक है, या फिर क्या पूछेगा? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर उन स्वरों कहते हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वरों, दो संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर ये हो गए। और आपके संधि स्वर, संधि स्वर बताया था, संधि स्वर क्या होगा? संधि स्वर जब दो संधि से मिलकर बनेगा। ठीक है, उत्पत्ति दो स्वरों के मेल से होती है, तो संधि स्वर भी वही है, दो स्वरों के मेल से। ठीक है, क्योंकि मूल स्वर तो किसी को मेल से नहीं बनेंगे, संधि स्वर मेल से बनेंगे। ठीक है, और संयुक्त स्वर क्या होगा? दो स्वरों का मेल होगा यहाँ पे। ठीक है, दो विभिन्न स्वरों का मेल होगा, दो विभिन्न स्वर, अलग अलग स्वर हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? चार संख्या रहेंगे, ए ओ और अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होगा? जब उसी वर्ण का उसी वर्ण के साथ मेल होता है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है? दो विभिन्न स्वर, यहाँ पे लिख लेना विभिन्न स्वर, दो विभिन्न स्वर हो ना, दो विभिन्न स्वरों को मेल से जब उत्पन्न होंगे। संधि स्वर में दो स्वरों का मेल होता है। संधि स्वर दो प्रकार होते हैं, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर। जब अलग अलग स्वरों के मेल से होता है उसे बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। लेकिन जब सेम स्वर, ठीक है, दो दो समान स्वरों के मेल से, के मेल से जो वर्ण उत्पन्न, स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर। जैसे जो बताया था पहले, धन क्या होता है? आ। ठीक है, छोटी ई धन छोटी क्या होती है? बड़ी। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बड़ा ऊ। समझ में आ गया ना? समझ में आया? तो ये क्या है आपका? दीर्घ स्वर, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो संधि स्वर क्या होता है? दो स्वरों को मेल से बनता है। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है संयुक्त स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर क्या होगा? दो विभिन्न स्वरों को मेल से बनेगा। ये चार हैं टोटल, ए ओ औ। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ स्वर, जो दो समान स्वरों को मेल से बनेगा उसे बोले हम लोग दीर्घ स्वर। ठीक है, ये तीन होते हैं। ठीक है, और ये कितने हैं आपका? कौन कौन से हैं? ये आपके अ ई उ। ठीक है, ये है आपके दीर्घ स्वर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है,
डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। समान स्वर वाले बनेंगे दीर्घ और विभिन्न स्वर वाले बनेंगे संयुक्त, ठीक है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं? दो, ठीक है। प्रकार कितने हैं? दो। उत्पत्ति के आधार पर भी दो, लेकिन मात्रा के आधार पर तीन, ठीक है। हाँ, प्लुत आ जाएगा। अब उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर वही रहेंगे जिसको हम लोग क्या पढ़े हैं? हर्ष स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, ठीक है। वही क्या है? आपके मूल स्वर हैं। संधि स्वर में आ जाएंगे संयुक्त और दीर्घ। संयुक्त में क्या आ जाएंगे? विभिन्न स्वरों का मेल, और दीर्घ में आएगा समान स्वरों का मेल, ठीक है। तो क्या हो गया? आपके स्वर हो गए, ठीक है। अब आते हैं स्वरों में एक विशेष प्रकार जिसका नाम है अयोगवाह। क्या है उसका नाम? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह, ठीक है। देखो इसका अयोगवाह नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसका प्रयोग न तो स्वर को पहले, कभी व्यंजन के बाद, ऐसा मतलब इसका स्थान निर्धारित नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ये ना तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ये क्या है? ये ना तो स्वर है, व्यंजन है, ठीक है। इसलिए इनका प्रयोग फिक्स नहीं है, कहीं भी इनका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अयोगवाह। इसका यूज कहाँ होता है? यूज बोल रहा हूँ यार, इंग्लिश में, हिंदी पढ़ाते समय, ठीक है। अंग्रेजी बस गया है, हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। प्रयोग, प्रयोग कहाँ होता है? स्वर और व्यंजन दोनों में होता है, ठीक है। याद रहेगा, स्वर व्यंजन दोनों में इसको होता है, स्वर प्लस व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं अंगूर, ठीक है। अंगूर लिख रहे हैं, ठीक है। अंगूर पे या अपने ये सब क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ होंगे? कभी व्यंजन में जाता है, कभी स्वर में जाता है, ठीक है। अंगूर में अंगूर में आपका अंगूर जो है जो है आपका पहले पहले आ रहा था, क्या है? ये स्वर है, ठीक है। जबकि रंग, देखो ये क्या मात्रा है? स्वर है। में आ रहा है पहले, व्यंजन तो पहले आ रहा है, तो ये स्वर के रूप में प्रयोग हुआ है। जबकि रंग में र क्या है? व्यंजन है, और र के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है ये अंग का मात्रा है, अंग की मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? व्यंजन। तो इसका प्रयोग फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे प्रातः अब लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, प्रातः, ये जो तह दिख रहा है क्या है? अह वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? अह की मात्रा है, तो ये क्या हो गया? त के बाद आया है, और ये क्या है? त क्या है? व्यंजन है, तो इसलिए किसका प्रयोग क्या हुआ है? व्यंजन के रूप में। समझ में आ रहा है? तो इसका प्रयोग फिक्स नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? अयोग, जिसका योग नहीं हो पाता, ठीक है। अयोग जिसका योग नहीं हो पाता, कहीं भी इसका प्रयोग हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको अयोगवाह, अयोगवाह वर्ड, ठीक है। याद रहेगा, इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है, आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रातः में ये देखो, स्वर में जो जितने भी हैं सारे क्या हैं? मात्राएं हैं। स्वर में जितने भी सब क्या है? डंडी, देखो मात्राएं हैं, ठीक है। जिसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं? बाड़ा खड़ी में, क, का, के, की, कै, को, कौ, कौ, कं, का, कहा, ठीक है। बचपन में सब पढ़े हम लोग ना। तो याद रखना कि जैसे व्यंजन और स्वर जैसे आते हैं, ऐसे ही इसके आधार पर इसका प्रयोग होता है। समझ में आ जाएगा ना? चलिए, अब इसके अलावा एक आता है आपका अनुस्वार। इसमें हैगा व्यंजन, है ना, नुक्ता, नासिक, हाँ, ये ठीक, स्वर, बहुत सारे स्वर हैं, ठीक है। अब स्वरों के अन्य भेद, चलो, इससे पहले एक और पढ़ लेते हैं, अनुस्वार। एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। दो तरीके के होते हैं। अनुनासिक जिसमें क्या होगा? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा होगा। अब ये शिरोरेखा क्या है? एक खड़ी लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो किया जाता है इसके बोलते हैं हम लोग शिरोरेखा, है ना। तो जिसका उच्चारण शिरोरेखा के ऊपर होता है, शिरोरेखा मतलब ये जो लाइन खड़ी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग शिरोरेखा। इसके उच्चारण जिसका लाइन के बिंदु के ऊपर होता है उसे बोलते हैं हम लोग अनुस्वार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। जबकि अनुनासिक इसको बोलेंगे चंद्र बिंदु सहायता से, ठीक है, चंद्र बिंदु सहायता से इसे बोलते हैं अनुनासिक, ठीक।
देखो, अनुनासिक के भी दो प्रकार हैं। एक होता है चंद्र स्वनिम चिन्ह, एक होता है चंद्र बिंदु, जिसमें केवल एक में क्या होगा, ये लगा होगा, और एक में क्या लगा होगा, बिंदु लगा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हो, कहाँ पे लिखा था मैंने, ये इसमें भी दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक तो ऐसा वाला होगा, एक में क्या होगा, ये बिंदु नहीं लगा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, चंद्र। ठीक है, यहीं से पढ़ा देते हैं। ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चंद्र स्वनिम चिन्ह, केवल जिसमें क्या लगा होगा, ये चांद लगा होगा। और एक होगा चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र या स्वनिम चिन्ह इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चंद्र या स्वनिम चिन्ह। ठीक है, ये नहीं मिलेगा आपके हिंदी में। ठीक है, उस बुक में दिया हुआ है। तो चंद्र या स्वनिम चिन्ह, ये जिसमें क्या लगा होगा, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज लिखते हैं ना, कॉलेज, उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इन लगाते हैं। अभी क्या है, इंग्लिश भाषा शब्द है, इंग्लिश वाले जो आ गए हैं उसको हम लोग डॉट में लगा के कह सकते हैं, केवल चंद्र लगाते हैं। ठीक है, तो जितने भी विदेशी शब्द हैं उसमें क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, जबकि हिंदी वाले में क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। चंद्र स्वनिम चिन्ह क्या है, ये क्या होते हैं, अंग्रेजी के स्वर है। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दानुसार किया जाता है, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, केवल चंद्र चिन्ह लगाते हैं। जबकि चंद्र स्वनिम चिन्ह है ना, ये मूल शब्द जैसे कि ये पुलिस परिवर्तित, अंग्रेजी के मूल शब्द साथ प्रयोग में आता है, परिवर्तित शब्द साथ कभी प्रयोग नहीं होता। परिवर्तित जो होते हैं, पुलिस हो गए, पुलिस होना चाहिए था, तो पुलिस हो गया, ये सब कभी प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी के ओ वर्ण, जहां पे भी अंग्रेजी के वर्ण ओ के पहले और बाद में कोई अन्य अंग्रेजी का वर्ण आ जाए, उसमें आवश्यक हो परंतु ओ कभी ना हो, अधिकतर चंद्र बिंदु का प्रयोग वही होता है। जैसे डॉक्टर में लिखो, डॉक्टर में DOCTOR। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्ण ओ के पहले और बाद में कोई अक्षर ना हो, ऐसा कोई अन्य अंग्रेजी का वर्ण आवश्यक हो परंतु ओ कभी ना आया हो, इसके बाद ओ के बाद दोबारा ओ नहीं आया है। ठीक है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तब यहाँ पे क्या लग रहा है, डॉक्टर। अब समझ में आया। हॉट, देखो हॉट में इधर भी ओ नहीं है, बाद में दोबारा इधर भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लगा है, ऐसा वाला। तो इसका भी प्रकार है, जो परिवर्तित हो जाता है उसमें नहीं लगता, केवल ओ वाले में, अंग्रेजी वर्ण ओ के पहले और बाद में कोई अन्य अंग्रेजी का वर्ण आवश्यक हो परंतु ओ नहीं आया हो, तब क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, चंद्र स्वनिम चिन्ह। ठीक है, समझ में आया। कॉफी, कॉपी जो भी लिखोगे, कॉपी भी लिखोगे तो क्या आएगा, तो ओ के बाद ये नहीं आएगा, तो इसलिए क्या इसका लगता है, चंद्र स्वनिम चिन्ह। ठीक है, ये आपके हिंदी बुक में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे यार, हाँ, अनुनासिक अनुस्वर में, अब समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्र स्वनिम चिन्ह, चंद्र या स्वनिम चिन्ह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, इसमें बिंदु हट जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको चंद्र चिन्ह बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वनिम चिन्ह, है ना, याद रहेगा ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब देखो अनुस्वार, अनुस्वार में ध्वनि कैसे निकलेगी, नाक से निकलेगी। ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहां करते हैं, चाइना वाले। ठीक है, अनुनासिक का ध्वनि कहां से निकलेगा, ठीक है, इसका निकलेगा मुंह प्लस नाक दोनों से, मुंह प्लस नाक दोनों से निकलेगा। ठीक है, जैसे हिमेश रेशमिया। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसमें नाक से निकलेगा, जैसे कि देखो बंदर बोल, देखो बंदर, ठीक है, नाक से निकल रहा है ना, बंदर शब्द किससे निकल रहा है, नाक से निकल रहा है उच्चारण। जबकि अनुनासिक ध्वनियां, अनुनासिक ध्वनियां किससे निकलती हैं, मुंह और नाक दोनों से निकलती है। ठीक है, जैसे चांद, चांद, चांद बोलोगे कैसे, चांद मुंह से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है। हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया अनुनासिक वाला नहीं, हिमेश रेशमिया अनुस्वार वाला है। ठीक है ना, है ना, वो सिर्फ नाक से गाता है, मुंह और नाक से नहीं गाता। ठीक, तो ये चांद जो क्या है, मुंह और नाक दोनों से निकल रहा है। तो एग्जाम्पल समझ में आया, जिस जिस ध्वनि उच्चारण करने में मुंह और नाक दोनों से निकले उसे क्या हम लोग बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, और अनुस्वर जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल ध्वनि किससे निकलती है, नाक से, इसको निर क्या, अनुनासिक, अन अनुनासिक बोलते हैं, अन अनुनासिक। तो एग्जाम में कंफ्यूज होना, अनुनासिक, देखो अन लगाने से कब कोई शब्द क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अनुनासिक का उल्टा अन लगा दिए, अन लगाने से क्या होगा, निगेटिव हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार को अन अनुनासिक ही बोलते हैं, तो कन अनुनासिक। ठीक है, तो एग्जाम में आया तो हजारा मत जाना, वही चीज है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चेंज कर देता है, अनुनासिक में अन लगा दिया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया।
ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या लगाते हैं ना, अनसक्सेसफुल के ऊपर लगा दो यूएन, अनसक्सेसफुल उल्टा जाता है ना, वैसे ही अनअनुनासिक क्या हो जाएगा, अनअनुनासिक को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुस्वार, याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, जब शिरोरेख, शिरोरेख मतलब ये खड़ी रेखा के ऊपर जब बिंदु लगता है इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, और अनअनुनासिक किसे बोलते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु और एक होता है केवल चंद्र। तो केवल चंद्र लगेगा तुम्हारे इंग्लिश वाले शब्द जिसमें ओ के पहले और ओ के बाद कोई ओ नहीं आना चाहिए, वो वाले में लगेगा जैसे डॉक्टर, ठीक है, टोपी, अरे सॉरी कॉपी। ठीक है, और चंद्र बिंदु जिसमें लगेगा जिसमें मुंह और नाक दोनों से निकलती है। ठीक है, और जिसमें केवल नाक से निकलेगा उसमें क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ठीक है, देख खाता हूँ, ये देखो, ये है। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर इसको बोलते हैं अनुनासिक, जिसमें ध्वनि कैसे निकल रही है, नाक से, हिमेश रेशमिया वाला, है ना। और अनअनुनासिक जिसमें ध्वनि कैसे निकल रही है, मुंह और नाक दोनों से, दिख रहा है ना, ये देखो ये ध्वनि निकल रहा है इसका। ठीक, ये ध्वनि है इसकी, तो ये क्या है, इसमें मुंह और नाक दोनों से गा रहा है, तो इसे बोलेंगे अनअनुनासिक। ठीक है, सॉरी अन अन अनुनासिक। ठीक है ना, और अनुनासिक इसे बोलते हैं निर्नुनासिक या अनुस्वर, इसी बोला था ना, अनुनासिक। तो ये समझ में आया, जिसमें केवल ना, हाँ, अनुनासिक जिसमें नाक से निकलेगा इसी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अनुस्वर। और अन अनु अनु अन अननुनासिक जिसमें नाक से नहीं निकलेगा, नाक और मुंह दोनों से निकलेगा। क्या लिखा है वो, मैं अनुस्वर में बोला हूँ ना, नाक से निकलेगा, हाँ अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलेगा, अनुनासिक, उल्टा बता देगा। या फिर ये गलत है, क्योंकि मैं जो बताया वो सही बताया हूँ, ये चैट जीपीटी का है ना, वो गलत गलत बताता है। ठीक है, मैं सिर्फ फोटो देखो, ठीक है, ये फोटो बस देखो, नाक और मुंह दोनों से निकलेगा, उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, अनुनासिक। अब अनुस्वर किसमें होगा, केवल जिसमें नाक से निकलेगा। ठीक है, गलत लिखा है। ठीक है, ये गलत है। अनुस्वार जिसमें कहा निकलेगा, केवल नाक से, और अनुनासिक, अनुनासिक तो लिखा ही है, अनुनासिक जिसमें कहा निकलेगा, मुंह और नाक दोनों से। ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक, अब समझ में आ गया ना ये अनुनासिक अनुस्वार। अब स्वरों के कुछ अन्य भेद देख लेते हैं यहीं पास। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। अब स्वरों के कुछ अन्य भेद हैं अलग अलग आकार पर, ये ठीक है, स्वरों के अन्य भेद, ये आपके विनय पाठक में बुक में है, ये ये अभी नया जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस में, पहले क्या है पुराने बुक में वहीं तक था जितना पढ़ाया, अभी ये नया जुड़ा हुआ है। स्वरों का वर्गीकरण विभिन्न मात्राओं के आधार पर, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर किया जाता है, उत्पत्ति के अनुसार किया जा रहा है, परंतु इसके अलावा भी, जैसे हम लोग उत्पत्ति आधार पढ़ चुके, मात्रा आधार पढ़ चुके और प्रकार पढ़ चुके। ठीक है, इसके अलावा भी स्वरों के कई प्रकार हैं। ठीक है, आजकल यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, जैसे मुंह के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जाति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो ये एक फोटो है, इसको दिखा देता हूँ, ये ठीक है, ये स्वरों के भेद आधार पर अलग अलग ऐसे मुंह खुलते हैं। ठीक, तो इसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी। ठीक है, ठीक, अब देखो, मुंह खोलने का आधार, पहले बात तो ये समझ लो कौन कौन से आधार पर स्वरों के भेद, अन्य भेद होते हैं। अभी हम लोग जितना पढ़े स्वरों के भेद, क्या क्या पढ़े हम लोग, प्रकार पढ़े हैं, मात्रा के आधार पर पढ़े हैं, और उत्पत्ति के आधार पर, तीन प्रकार के पढ़े हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा अन्य आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर अलग होता है। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर अलग होता है, जीभ के आधार पर अलग होता है, ओंठ के आधार पर अलग होता है। ठीक है, जाति के आधार पर अलग होता है, उच्चारण आधार पर अलग होता है। ठीक है, अब देखो मुंह के आधार पर क्या होता है, मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर होता है संवृत, विवृत, ठीक है, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। ठीक है, हाँ, समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत, इसका भी फोटो रखा हुआ है। ठीक है, बस ये देख लो यहाँ पे, समृद्ध, देखो, विवृत में पूरा मुंह खुलेगा, फिर फोटो देखना है, ठीक है, दिमाग में बसने के लिए। विवृत में क्या पूछेगा, पूरा मुंह खुलेगा, जैसे कि आ, ठीक है,
अर्ध विवृत में क्या बोलेगा, आधा खुलेगा, ठीक है, ए ओ आएगा इसमें। अर्ध समृद्ध में आधा मतलब खुलने से ना आधा खुला रहेगा ना आधा बंद रहेगा, ठीक है, बहुत कम। और अर्ध विवृत, अर्ध समृद्ध, विवृत समृद्ध, समृद्ध समृद्ध में लगभग पूरा बंद रहता है, ठीक है, समृद्ध में पूरा बंद रहेगा, विवृत में पूरा खुलेगा। अर्ध समृद्ध में ना आधा खुलेगा आधा बंद रहेगा, और इसमें लगभग थोड़ा सा खुलता है, ठीक है। फोटो देख लिए, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ फोटो देखना है अभी यहाँ पे। अब आ जाओ सीधा यहाँ पे, कहाँ पे, मुंह खोलने के आधार पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मुंह खोलने के आधार पर। मुंह खोलने के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, याद रहेगा, कौन सा होता है, विवृत, समृद्ध मतलब होता है क्लोज, जिसे कहते हैं विवृत, इधर था समृद्ध पूरा क्लोज था, ये क्या है आपका, सभी मुंह बंद मतलब समृद्ध है, ठीक है। समृद्ध मतलब क्लोज, पहले मतलब इंग्लिश में जान लो, इतना इजी हो जाएगा। अर्ध समृद्ध मतलब हाफ, पहले क्लोज है तो ओपन वाला याद कर लो, ओपन वाला क्या हो जाएगा, विवृत, कहाँ गया, विवृत ओपन, और समृद्ध क्लोज होता है, ठीक है। विवृत मतलब ओपन, इंग्लिश में लिखो ज्यादा याद रहेगा। समृद्ध मतलब क्लोज, समृद्ध मतलब समाप्त, क्लोज, ठीक है। अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, और अर्ध समृद्ध मतलब हाफ क्लोज, ठीक है, याद आएगा। तो समृद्ध क्लोज है तो अर्ध समृद्ध मतलब हाफ हाफ क्लोज, ठीक है, और अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, ठीक है। चलो विवृत पढ़ते हैं पहले, विवृत क्या होता है। तो याद रखना, क्या रहेगा, मुंह खोलने के आधार पर कितने भेद, एग्जाम में ना क्वेश्चन ना पूछ के क्या पूछता है, संख्या पूछ देता है, ठीक है। तो मुंह खोलने के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं चार। जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ, ठीक है, एक ही आता है, रट लेना, ठीक है, आ, आ क्या है, विवृत है, एडवांस में जाएगा तो, क्योंकि हर व्यापम के एग्जाम में इतना एडवांस आता है, पीएससी तो लगभग आपसे जो क्वालिफाइंग होता है इतना नहीं पूछता, क्या पता पेपर टफ करना हो तो पूछ दे। तो याद रखना, मुंह खुलने आधार पर होते हैं चार, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, विवृत, विवृत में क्या होगा, मुंह पूरा खुलेगा, एक ही शब्द है जिसको रटना है आपको, क्या है, आ, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा है समृद्ध, समृद्ध मतलब क्लोज, दूसरा है क्या है, समृद्ध मतलब क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, मुंह सबसे कम खुलता है मतलब पूरा क्लोज रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लगभग बंद सा रहता है उसे बोलते हैं हम लोग समृद्ध, ठीक है, जिसको हम लोग देख चुके थे, साइड में था उधर बंद, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, ई ऊ, ऊ बोलो, ई ऊ, खुल नहीं रहा है, लगभग बंद टाइप का है, ठीक है, ठीक है। अब होता है अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, इसमें क्या होगा, जिन सोचाना मुंह विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम खुलेगा, विवृत मतलब कि हाँ थोड़ा सा कम खुलेगा, अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलेगा, उसे बोलते हैं अर्ध विवृत, ये बीच में था यहाँ पे फोटो, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो बोलो, ए ओ, ठीक है। तो ये रखना, एग्जाम में अगर आएगा इनमें से कौन सा समृद्ध है विवृत है, तो ये समृद्ध और विवृत याद करना, ओपन और क्लोज, तो आपसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ई ऊ वो नहीं खुल रहा है, हाँ, समृद्ध मतलब ओपन, विवृत मतलब क्लोज, तो हमारा नहीं खुल रहा ना, ई ऊ ये विवृत है, ठीक है। अर्ध समृद्ध मतलब, सॉरी, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, देखो, समृद्ध मतलब क्लोज, विवृत, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, विवृत मतलब ओपन, समृद्ध मतलब क्लोज, मैं उल्टा बोल दिया था। तो विवृत मतलब ओपन, ठीक है, और समृद्ध मतलब क्लोज, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ ओपन, जिसको बोलते हैं अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में क्या होगा, थोड़ा कम खुलेगा, यानी कि मुंह आधे ज्यादा खुलेगा, जिसमें क्या होगा, ए ओ, ये क्या हो जाएगा, हाफ ओपन, ऐसे बोलेंगे अर्ध विवृत। एग्जाम में इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी लिखा रहेगा, आपको समझने के लिए ये याद रखोगे दो ठो, तो आपसे आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ। नेक्स्ट है अर्ध समृद्ध मतलब हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह समृद्ध तुलना में थोड़ा ज्यादा खुलेगा, ठीक है, अर्थात मुंह आधे से भी कम खुलता है, उसे बोलते हैं अर्ध समृद्ध, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ क्लोज, ठीक है। जिसमें क्या आते हैं, ए और ओ, ठीक है, ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, उधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोलने के आधार पर समझ जाओगे आप लोग, ठीक है, बोलने के आधार पर, क्योंकि आपको फोटो दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एकदम टफ करना होगा तो, लेकिन आपसे क्या पूछेगा, पहला पूछेगा कि मुंह खोलने के प्रकार कितने, एग्जाम में ये बेसिक मत भूलना, इन सब के चक्कर में ये मत भूलना, मुंह वहां पे एग्जाम बैठे बैठ कर आ उ ए ओ, ठीक है, ठीक है।
पागल समझेंगे फिर। ठीक है, तो खुलने के आधार पर 4 होते हैं, याद होना चाहिए। कौन-कौन से होते हैं? समवृत्त, विवृत्त, अर्धसमवृत्त, अर्धविवृत्त। पूछेगा एग्जाम में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं, ठीक है। और अंदर घुसेगा तो क्या पूछेगा? मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है विवृत्त आ, ठीक है। और ई ऊ दो ठो रट लो। बाकी जो बचा बड़ा बड़ा वाला किसमें होगा? ओ में, और छोटा वाला किसमें होगा? अर्धसमवृत्त में। बस ठीक है, वहां बैठ के ये नहीं करना है आ ओ आए ओ। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका अनुनासिकता के आधार पर, जिसको हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना, अनुनासिकता। स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक से निकलने के आधार पर स्वरों भेद, मुंह और नाक से निकल रहा था, ठीक है, वो अनुनासिकता के आधार पर था जो मैं दिखाया था। उसमें निरनुनासिक होते हैं और अनुनासिक होते हैं, ठीक है। जो इसमें निरुनासिक, निरुनासिक क्या होते हैं? वे स्वर जो केवल मुंह से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। वो जो मैं फोटो दिखाया था ना, वो इसका था, ठीक है। अभी फोटो दिखाया था ना, नाक और मुंह से निकल रहा था, हाँ उसमें लिखा हुआ था निर्नासिक। निर्नासिक जिसमें केवल मुंह से उच्चारित होंगे, ठीक है, हवा केवल मुंह से निकल रही थी, उसको क्या बोलते हैं? निर्नासिक। वो सही था, ठीक है। निर्नासिक कहलाता है जिसमें क्या आते हैं? पूरे आ जाते हैं सब, आ ई उ ए ओ, ठीक है, पूरे। हाँ, तो याद रखना कि निर्नासिक में ये सारे स्वर आ जाएंगे, इसमें री शामिल नहीं है, और अह शामिल नहीं है, ठीक है। 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। और ये तीनों शामिल नहीं है, ठीक है, ये तीनों शामिल नहीं है। ये किसमें? निरनुनासिक में। ये किस आधार पर है? अनुनासिकता के आधार पर। इसमें मुंह और नाक से हवा निकलेगा, केवल केवल उसमें केवल मुंह से निकलेगा, केवल मुंह से निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निर्नुनासिक। निर मतलब क्या होगा? ये देखो, देखो इसको अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? निर्धन अनुनासिक, आएगा ना, ठीक है। अब अनुनासिक में क्या निकलता है? नाक से निकलता है। निर लग गया मतलब उल्टा हो गया, नाक से निकल क्या निकलेगा? मुंह से, ठीक है, रटना नहीं। तोड़ दोगे तो क्या बनेगा? अनुनासिक, निर्धन अनुनासिक। अनुनासिक में नाक से निकलता है, तो निर लग गया मतलब उल्टा, नाक से निकल कर निकलेगा मुंह से। तो इसकी संख्या कितनी है हमारे पास? 10। निर्नासिक संख्या कितनी है? 10। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक जिन स्वर का उच्चारण मुंह के साथ नाक से भी होता है, जिन स्वर उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है, उसे बोलते हैं हम लोग अनुनासिक। इसको लिखने के लिए शिरोरेखा बिंदु, शिरोरेखा ही शिरोरेखा है, ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। मुझे ये बताओ, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस चंद्र बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर, इस स्वर को क्या बोलते हैं? अनुस्वर। अनुनासिक बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अनुस्वार में केवल क्या होगा? डॉट लगा होता है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए शिरोरेखा, जो ये रेखा है, इसके ऊपर क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। परंतु शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा लगी है तो चंद्र बिंदु पर केवल, जैसे मान लो जैसे कि ऐसे ऐसे मात्रा लगा हुआ है, ये वाला मान लो ई ई लिखा हुआ है, ये वाला मात्रा लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे जैसे कोई मात्रा लग गया तो वहां पे केवल क्या लगेगा? डॉट लगेगा, ठीक है। चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या लगेगा? केवल बिंदु लगेगा, समझ में आया? जैसे अ, आप लिखते हैं वैसे लिखते हैं ना, लेकिन ईट लिखना है, ईट लिखना है, और उसमें क्या हो रहा है? मान लो अगर चंद्र बिंदु लगाना है तो वहां पे चंद्र बिंदु लगा के क्या लगेगा? डॉट लग जाएगा, ठीक है। चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु इस शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा लगी है, चंद्र बिंदु जहाँ पर क्या लगेगा? केवल बिंदु। एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे दिया है, ठीक है। देखो देखो, इन सब में शिरोरेखा के ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये अपनी मूल अवस्था में है। लेकिन जैसे ई ई बोलना है, ठीक है, तो वहां पे ई में क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगाना है मुझे, ईट लिखना था मुझे, तो ई में ऑलरेडी क्या है? मात्रा, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? डॉट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आपका शब्द शुद्धि जब पढ़ोगे, शब्द शुद्धि, वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। कभी भी स्वरों में मात्रा लगा हो तो वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो तो गलत है, ठीक है। वहां पे क्या लगना चाहिए? डॉट लगना चाहिए। जब आप हिंदी में शब्द शुद्धि पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे ही ए में मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ओ में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मतलब इसमें याद रखना, मैं डॉट लगाया मतलब ये क्या है? चंद्र बिंदु है, मतलब क्या है ये क्या है आपका? अनुनासिक है, ठीक है। ये क्या है? अनुनासिक स्वर है, ठीक है। पूछ देगा कि इसमें कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है, तो अनुनासिक स्वर का,
ठीक है, समझ में आया ना? ओके, ठीक। अब आते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभा के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? स्वरों को उच्चारण में जीभ की, हाँ, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि किसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, दूसरा अगर डीप में जाना चाहे तब इससे पूछेगा। ठीक है, अब आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, हिंदी को डीप में पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग आधार पर 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग प्रयोग होता है। ठीक है, ई ए। ठीक है, क्या क्या होगा, ई ए। बोला एक बार, ऐसा नहीं बोलते हैं, ई ए। ठीक है, हाँ, जीभ के आगे का भाग प्रयोग होगा और ये ऊपर जो उठते रहता है, इसमें बोलते हैं हम लोग अग्र स्वर। ठीक है, मध्य में केवल आ आएगा, मध्य में क्या आएगा, केवल आ आएगा। ठीक है, और बाकी जो बचा वो सारा पश्च में। तो 2 ठो रटना है। अग्र स्वर पूछ चुका है, ई ए, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ए बड़ा ए। मध्य में केवल आ आएगा, ठीक है ना, और पश्च में केवल आएगा पूरा जितना बचा हो। ठीक है, जीभ ऐसे देखो, ई बोलोगे तो जीभ आगे आता है, ई ए आ रहा है आगे। आ बोलेंगे तो आ। ठीक है, आ बोलेंगे तो आ, जीभ पीछे चल जा रहा है। ठीक है, और जो बचा बाकी सब पश्च स्वर। ठीक है, मध्य स्वर क्या है आपका, आ है। ठीक है, जिसमें जीभ का भाग मध्य से थोड़ा उठता है। आ बोलोगे तो जीभ बीच में उठ जाता है। ठीक है, और पश्च स्वर में क्या होता है, जिसका जीभ का भाग, पीछे का भाग समान हिस्से से ऊपर उठता है, थोड़ा सा पीछे उठेगा। समान हिस्से अभी हम लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, उसको बोले पश्च स्वर। तो अपने को रटने से याद रखना है कि सबसे पहले अग्र स्वर कौन से होते हैं, 4 होते हैं, ई ए। ठीक है, 4 हैं। मध्य स्वर केवल एक ही है, अ मध्य स्वर। एग्जाम पूछा गया है कई बार, अ क्या है, मध्य स्वर, ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो। बाकी सब क्या है, पश्च स्वर। बाकी जितने बचे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। ठीक है, इसमें याद रखना कि री, अंग और आहा नहीं जुड़े रहेगा। ठीक है, तो 10 में से 4 अग्र स्वर, 1 मध्य स्वर, बाकी सब बचा क्या, वो पश्च स्वर। ठीक है, तो पश्च स्वर रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पच, हाँ, 5 पश्च, याद रहेगा। ओके, बस याद रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, आ क्या है, मध्य स्वर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओठ ऐसे बनने के आधार पर, ओठ। तो स्वरों के उच्चारण करते समय ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। इसको बोलते हैं वृत्तमुखी, जिसमें ओठ कैसा बन जाता है, गोला बन जाता है, वृत्त बन जाता है, वैसा बन जाएगा। ठीक है, और अवृत्तमुखी जिसमें वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्वरों को उच्चारण करते समय जब ओठ क्या हो जाएगा, गोल हो जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं वृत्तमुखी, जिसमें वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ बोलोगे तो क्या होगा, ऐसे क्या बन जा रहा है, गोला बन जा रहा है, इसे बोलते हैं वृत्तमुखी। एग्जाम में रटना नहीं है, एग्जाम में बोल के देख लेना। ठीक है, अवृत्तमुखी जिसमें गोला नहीं बनेगा, आ ई ए ओ, गोला 4 में ही गोला बनेगा, ऊ ओ औ। ठीक है, बाकी सब में अवृत्तमुखी। ठीक है, तो मुंह, हाँ, एक ही याद रखना है, वृत्तमुखी में 2, मतलब ओठ के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है, संख्या याद रखना पहले। पहले कभी भी हिंदी में ना मैक्सिमम क्वेश्चन संख्या से पूछे जाते हैं कि इस आधार पर कितने होते हैं, ओठ आधार पर कितने होते हैं, 2। ठीक है, बाद में रखना कौन सा प्रकार है, वृत्तमुखी, हाँ। ठीक है, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी में 4, अवृत्तमुखी में बाकी जो बचे 6। अब आ जाओ जाति आधार पर। जाति आधार पर स्वर को भेद होते हैं 2, स्वर्ण, ठीक है, सवर्ण स्वर, और एक होता है आपका असवर्ण, असवर्ण स्वर। सवर्ण मतलब कि वर्ण जिसमें बराबर होंगे। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, सवर्ण। सवर्ण जिनका उच्चारण उच्चारण स्थान समान होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उच्चारण का स्थान समान होगा और समान प्रयत्न से होता है इसका उच्चारण, उसे बोलते हैं सवर्ण या सजातीय स्वर्ण। स्वर्ण को है बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग, सजातीय, एक ही जाति के होते हैं इसलिए। जैसे अ और आ, उसका उच्चारण स्थान भी सेम है, ई और ई, उ उ ई, उ और उ, अ ई और उ। ठीक है, अ ई और उ, और इसी का बड़ा बड़ा वाला आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है, ये क्या है, आपके सवर्ण स्वर है, इनका उच्चारण स्थान समान होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सवर्ण स्वर। ठीक है, और क्या है, मूल स्वर है, जिससे क्या उत्पन्न हुआ है, आ, बोला था ना, आ प्लस आ मिल क्या बना है, आ। अच्छा बताओ, संधि स्वर है कि संयुक्त स्वर है ये, हाँ,
संयुक्त अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक, तो अ मूल स्वर इसका उच्चारण आ से बना हुआ है, जैसे अ धन आ मिलके आ, ठीक है, इसलिए अ जो आ हो क्या होगा, सजातीय वर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, दूसरा होता है असवर्ण वर्ण। असवर्ण वर्ण जिसका उत्पादन किससे होगा, जान जाएगा अ उ से मिलकर बना है, ठीक है। एक एग्जांपल से असवर्ण वर्ण क्या होता है, जिनका उच्चारण स्थल अलग अलग स्थान से होता है, उसे बोलते हैं असवर्ण वर्ण। जैसे ए कैसे बना है, अ प्लस ई से मिलकर बना है, ठीक है। आ ए से बड़ा ए बना है, अ प्लस उ से ओ बना है, अ ओ से अ बना है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या बोलते हैं, असवर्ण वर्ण, ठीक है ना। ये जाति के आधार पर दो है, सवर्ण और असवर्ण। सवर्ण मतलब कि अपने जाति के आधार पर बनेंगे, सेम सेम बनेंगे, उच्चारण से बनेंगे, और असवर्ण जिनका उच्चारण स्थल अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर स्वरों के भाग हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान पर जिस भाग से मुंह से स्वर उच्चारण किया जाता है, उस भाग का वर्ण उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि इसके आधार पर स्वरों के 6 होते हैं, मुंह के जिस भाग से होता है, जैसे कंठ से बोलता है क ख ग घ अंगा, ठीक है, कहा ना, क वर्ग वाले प्लस अ आ, क वर्ग प्लस अ आ, क वर्ग प्लस अ आ, ये किसके आधार पर है, वो उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण स्थान पर कितनी संख्या है, 6, ठीक, याद रहेगा ना। उच्चारण स्थान पर संख्या कितनी है, 6। तो मुंह के जिस भाग से उच्चारण होता है, उस आधार पर इसको बांटा गया है, और उच्चारण स्थान पर संख्या है 6, और यहाँ से क्वेश्चन आता हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, क वर्ग में से इतना आ जाएंगे, क ख ग घ अंग, और अ और आ किसमें आ जाएगा, कंठ में आता है ना। तो ह तो क्या कहते हैं उसमें है ना, काकल्य ध्वनि बोलते हैं उसको, ठीक है, हा भी आता है, ठीक है। तो अ और आ किस में आ जाएगा, कंठ स्वर में प्लस क वर्ग। तालव्य में आएगा, तालव्य में आपका ध्वनि तालु से आती है, इसमें ई आता है, इसमें क्या आ जाएगा, ख वर्ग, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, ख वर्ग। नहीं, कंठव्य फिर तालव्य, सॉरी सॉरी सॉरी, ख वर्ग बोलते हैं ना, कंठव्य तालव्य, नहीं कंठव्य, क चट तब च वर्ग, च लिख दिया यार, दूसरे बात का के बाद ख लिख दिया, च आना चाहिए, च वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ठीक है। तो तालव्य में किसमें आएगा, च वर्ग प्लस ई और ई, इसमें तालु मुंह के अंदर टच होता है, ठीक है। अब आता है ओष्ठव्य वर्ण। ओष्ठव्य वर्ण में क्या होता है, जिसमें ध्वनि ओंठ से आती है, ठीक है, इसमें आता है उ और उ, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा, प वर्ग आएगा ना, कंठव्य ताल क च ट त प वर्ग आएगा ना, इसमें क्या आएगा, प वर्ग ओष्ठव्य में, ठीक है। कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंतव्य ओष्ठव्य, तप, कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंतव्य ओष्ठव्य, सारा चीज पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। इसमें प वर्ग आएगा, ठीक है, ये देख लो, कहाँ गया फोटो मेरा, ये, ठीक, ये है ओष्ठव्य, ओष्ठव्य, ठीक है, ओठ से आएगा ऊ, ठीक। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे, ठीक, ठीक है। उ और उ क्या आएगा, में पावर आएगा, ठीक है, मतलब ओष्ठव्य में क्या आएगा, पावर, क च ट त प, कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंतव्य ओष्ठव्य, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, प वर्ग, ठीक। तो ये कौन सा है, ओष्ठव्य वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य मतलब ये होता है आपका, जो मूर्धा चोटी है, ये दांत के ऊपर का जो भाग है, तालु, उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। मूर्धन्य स्वर जिस स्वर को उच्चारण मूर्धा से हो, उसे बोलते हैं मूर्धन्य, और केवल एक स्वर्ण है री, री का उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से, ठीक है। फिर होता है कंठ तालव, जिसका उच्चारण कंठ और हाँ? ओठ में प वर्ग, त था ना, कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंतव्य ओष्ठव्य, पापा, हाँ प वर्ग, क क च ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, देखो, क
क च ट त प, इसको बोलते हैं कंठाव्य। अभी ओष्ठाव्य वाला आया था ना, और वो ओष्ठाव्य है ना, ओष्ठाव्य वर्ण। ओष्ठाव्य में कौन सा आएगा? ओष्ठाव्य में आएगा ना प वर्ग। ठीक है, याद रहेगा ना। क में क्या आएगा? क ख ग घ अंग। ठीक है, तो प वर्ग में क्या आएगा? ओष्ठाव्य वर्ण। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये मूर्धन्य स्वर है। मूर्धन्य स्वर इसका उच्चारण कैसे होगा? मूर्धा से। अब मूर्धा वाला कौन सा आएगा? ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, ठीक है, कंठा तालव्य मूर्धन्य, तो इसमें क्या आएगा? ट वर्ग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ट वर्ग, ट वर्ग आ जाएगा। ठीक है, फिर कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, उसमें क्या आते हैं? ए और ए। ठीक है, और कंठोष्ठ में क्या जाएंगे? अ और ओ। ठीक है, और कैसे बनेगा मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, कंठोष्ठ में कंठ और ओठ दोनों मिलकर बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको रटना नहीं है, एकदम इजी समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बस आपको चार्ट एक तो देखना है। ये मुंह का खुलते कैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सारा चीज, अग्र मध्य पश्च से। ठीक है, चलो अब सीधे आते हैं हम लोग यहाँ पे ये शुरुआत में, जिसको हमको समझना है। ये है आपका, हाँ, चलो इसको देखना है अपने को, है ना? है? ठीक, इसी को देखना है अभी आपको। इसको पूरा क्वेश्चन आता है। पहली बात तो याद रखना कि क ख ग घ याद है ना सबको? क ख ग घ, उसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो पहले कंठा में क्या आता है? क वर्ग। तालव में क्या आता है? च वर्ग। फिर ट वर्ग, त वर्ग, फिर प वर्ग। ठीक, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य। ठीक है, वैज्ञानिक क्रम है ये। ठीक है, इसको वैज्ञानिकता के आधार पर बांटा गया है। इसको दिखाता हूं, आप इसको देखोगे ज्यादा याद होगा। ये, ठीक है, देखो सबसे पहले ध्वनि कहां से निकलती है? कंठ से। ठीक है, कहां से निकलती है? कंठ से। कंठ के बाद कहां आता है आपका? तालु में। ठीक, कहां आता है? फिर मूर्धा में। ये ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग क्या है आपका? मूर्धा। ठीक है, ये कंठ है। फिर तालव्य है, यहाँ से क्या निकलता है आपका? क वर्ग के ध्वनि निकलते हैं। तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य से ट वर्ग, दंतव्य से क च ट त प वर्ग, ओष्ठव्य से क च ट त क च ट त त त त वर्ग, फिर यहाँ से आता है प वर्ग। ठीक है, याद रहेगा? ये वैज्ञानिकता क्रम है। ठीक है, जैसे आप कोई भी ध्वनि बोलते हो, क ख ग घ अंग, कहां से आ रहा है? कंठ से। तालव्य बोल रहा हूँ, च छ ज झ इया, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, मूर्धन्य ट ठ ड ढ अड़, ये कहाँ आ रहा है? टच हो रहा है आपका जीवा मूर्धा में। यहाँ पे दंत में आ रहा है त थ द ध न, सब दांत में टच हो रहा है। और प वर्ग में आता है प फ ब भ म, मोट टच हो रहा है। ठीक है, ये वैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, तो कभी भी देखना ध्वनि कहां से निकल रही है? कंठ से, फिर तालु से, मूर्धा से, दांत से, फिर होठ से। क्रम है ये। ठीक है, ऐसे याद रखना। यहाँ से कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर ओठ। फिर उल्टा जाएंगे तो ओठ, दांत, मूर्धा, तालु, कंठ। क्या होगा? समझ में आ रहा है? फिर ओठ, फिर दांत, फिर मूर्धा ऊपर का, फिर तालु, फिर कंठ। ठीक, समझ में आया? इसके अलावा एक होता है नासत्य व्यंजन, या फिर क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर, जिसको पंचमाक्षर ध्वनि बोला जाता है। हर वर्ग का जो पांचवा होता है, जैसे अंग, इया, अण, न, ठीक, म, ये सब क्या होते हैं? आपके नासत्य व्यंजन होते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण इस कहां से होता है? नाक से होता है। ठीक है, अंग नाक से निकल रहा है। ठीक, अण, न, म, ये सब क्या है? नाक से निकल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग नासत्य व्यंजन, या इसको बोलते हैं आपका
और मतलब पंचमाक्षर ध्वनि, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। 5 है ना? अगर स्पर्श व्यंजन बोलोगे तो 5 है, स्पर्श व्यंजन बोलोगे तो 5 है, ये अंक को जोड़ दोगे तो अलग आ जाएगा ना 6। मैं अगर ये स्पर्श व्यंजन बोलोगे तो 5 है और अंक जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 6 है ना। स्पर्श व्यंजन में अगर व्यंजन की संख्या बोलेगे तो 5, अगर उसमें स्वर जोड़ोगे अंक टोटल बोलेगे 6, क्योंकि इसमें अंक जुड़ जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखेगा व्यंजन, तो क्या लगाएंगे 5, कुल संख्या कितनी है 6, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं देख के। देखो ये है मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य, हाँ यहाँ है ना, ये दांत है। मूर्धन्य व्यंजन तालु के मूर्धा भाग से निकलता है, ये देखो तालु है, ये क्या है हमारा तालु है, और तालु के मूर्धा भाग से निकल रहा है, ठीक है। इसको क्या होता है ट ठ ड ढ अड़, हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं ट बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलता है। बाजार में जाओगे टमाटर क्या बोलना टमाटर, टमाटर ऐसा नहीं, टमाटर नहीं बोलना है टमाटर, क्योंकि जीभ क्या होना चाहिए टच होना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं सुविधा के लिए ऐसे बोल देते हैं जल्दी से टमाटर दीजिए, टमाटर बोलने में जीभ पूरा टच नहीं होता है, जब तक जीभ पूरा ऐसे घूम के, जब ये देखो ये दिख रहा है ना जीभ ऐसे क्या हुआ है ऐसे पूरा घूमा हुआ है, ठीक है, ऐसे घूम के यहाँ तक नहीं हो जाए तब तक क्या बोलते हैं उसको मूर्धन्य नहीं बोलते, ठीक है। हम लोग सुविधा के लिए बोल देते हैं, हाँ तो हो जाता है, पर एकदम एग्जैक्टली अगर बोले तो ऐसे बोला जाए टमाटर, एकदम जोर बोला टमाटर, मुझे कल जाकर बोला 1 किलो मुझे टमाटर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है ट ठ ड ढ अण, और उसके बाद आपका आ जाएगा श। जब हम लोग शिशु मंदिर पढ़ते थे ना तो वहां पे ऐसे बुलवाते थे कि तालव्य सा, ठीक है, तालव्य सा, उस समय समझ में नहीं आया क्यों बुलाया जाता है तालव्य सा, इसको बोलते थे मूर्धन्य सा, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, दंत स, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि श को उच्चारण किससे होता है तालु से, ठीक है, इस स उच्चारण किससे होता है मूर्धा से, इस उच्चारण किससे होता है दांत से, ठीक है। आज समझ में आया जब मैं हिंदी पढ़ा तो समझ आया कि ये इस चीज में रटवाते थे और अभी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तालव्य श, इसको बोलते हैं शक्कर, शक्कर, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं शक्कर बोल देते हैं, लेकिन अगर बोलोगे तो ना इसका सही उच्चारण क्या होगा शक्कर, हाँ, क्योंकि ना इसमें हवा निकलती है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि ये मूर्धा क्या है ये वाला भाग, ठीक है, तालु क्या है इसके नीचे वाला भाग, और ये तो जीभ है, तो मूर्धा ऊपर वाला तालु उसके जस्ट नीचे वाला, ठीक दिख रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग अपना बैक टू स्वर्ण और उच्चारण का भेद पढ़े थे ना, भूल जाता हूँ बताता रहना करा, ठीक है। चलो तो याद हो गया क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग याद होगा। अब क वर्ग में कौन सा आएंगे पूरे याद रखना, क ख ग घ अंग आएंगे, क ख ग घ अंग आएगा, च ज ज यहाँ आएगा, ट ट ड ण आएगा, त त द न प व म, ठीक है, ये क वर्ग च वर्ग तो याद ही होगा, ठीक। अब स्वर में, स्वर में पहला अ और आ किसमें आता है कंठ में, आ के बाद ई फिर री, ठीक है, तीन तो सीरीज में याद करो आ ई फिर री, ठीक है, छोटा री और बड़ा री दोनों इसमें आएगा, आ ई और री, आ किसमें आएगा क में कंठ में, ई किसमें आएगा तालु में, और री किसमें आएगा मूर्धा में। एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, वह क्या आएगा दंत के बाद क्या आता है ओठ, तो ऊ किसमें आएगा ओठ में, वैसे भी ऊ बोलोगे तो क्या आ रहा है ओठ से आ रहा है ना, तो सबसे पहले स्वर में आ ई फिर री, फिर एक छोड़ देंगे फिर क्या आएगा ऊ, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ह और अह उष्म व्यंजन, ठीक है, ये क्या आ जाता है ह और अह किसमें आता है कंठ में, और कंठ को एक साथ बोलो, कंठ में क्या आएगा पूरा क वर्ग, फिर क्या आएगा आ और फिर आएगा ह और अह, ठीक है, ठीक है। अब तो ह को क्या बोलते हैं अलग से, ह को बोलते हैं काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि, या इसी बोलते हैं शाहरुख खान, ठीक है, ठीक। हा क्या है, हा याद रखना, हा जो है ना ये है महान व्यक्ति, ठीक है, और ये क्या है आपका महान से याद रखना महाप्राण, ठीक है, और ये क्या है अघोरी नहीं है, आगे बताऊंगा क्यों ऐसा है, ठीक है। तो हा क्या है शाहरुख खान ध्वनि, शाहरुख खान क्या है महान व्यक्ति है, और क्या है वो अघोरी नहीं है,
अघोरी नहीं मतलब अघोष वर्ण नहीं है ये, ठीक है, अघोष अघोष आगे आएगा, ठीक है। तो अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शाहरुख खान क्या है, महान व्यक्ति है, और वो क्या है, अघोरी नहीं है, ठीक है। और वो क्या बोलता है, ह किरण, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे याद रहेगा। तो शाहरुख खान कौन है, है, बोलने वाला शाहरुख खान है, और वो क्या है, महान व्यक्ति है, और वो क्या है, अघोरी नहीं है, ठीक है। तो क वर्ग में क्या आ जाएंगे, ह और अह, ठीक है, और साथ में क वर्ग और आ, ठीक है। फिर तालव्य यानी कि च वर्ग में क्या आएगा, ई, और पूरा च वर्ग, और फिर यश रस लश, ऐसा करना, पहले छोड़ देना, फिर यश रस लस, याद रहेगा। पहले में तालव्य सा, और क्रम भी ऐसे याद रखना, हम लोग बोलते हैं तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये क्रम होता है, श श श, ठीक है, य र ल, तो इसको याद रखना, यश रस और लस, याद रहेगा। कंठ छोड़ दो, तालव्य मूर्धन्य दंतव्य, याद रहेगा, यश रस लश, ठीक। अब इसमें आ जाएगा, तालु में क्या आ जाएगा, पूरा च वर्ग प्लस यश, मूर्धन में क्या जाएगा, ट वर्ग प्लस रस, ठीक है। दंत में क्या आ जाएगा, पूरा त वर्ग और लस। एग्जाम में पूछेगा कि ये वाला स कौन सा वर्ग में आता है, तो तुरंत याद रखना, कंठ में आ जाएगा, तालु मूर्धन्य दंत, मतलब किस में आएगा, दंत में आएगा। तो यश रस लश, पहले में क्या आ जाएगा, पहले में सिर्फ क्या आएगा, ह और अह, और पूरा क और आ, फिर ई, फिर री, फिर एक छोड़ के आना है उ में याद रखना, बस ओष्ठ में क्या आ जाएगा, प वर्ग, उ प्लस प से लेके म तक, ठीक है। फिर आपका ओठ में आ जाएगा, आपका वही आ जाएगा, ठीक है। अब इतना याद हो गया, ये 25 ठो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन है। 25 में आपको अलग से याद रखना था, ये पहला शाहरुख खान वाला ह और अह, किसमें आएगा, कंठों में, साथ में अ आएगा, ठीक है। तालु में क्या आएगा, ई प्लस पूरा क्या आएगा, च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग प्लस पूरा री री, अ ई री, फिर एक छोड़ के आ जाएगा, ओठ में उ, ठीक है, और पूरा प वर्ग, ठीक। और उधर जाएगा, एक छोड़ के आ जाओ, कंठ बल, तालु मूर्धन दंत, तो यश रस लश, याद होगा, यश रस रस लश। श में शुरू में शक्कर का स, षटकोण का स, फिर सड़क का स, उसी को बोलते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। क्यों बोलते हैं कि जो शक्कर का स है, किसे बोलता है, तालु के साथ से, ठीक है, इसको बोलते हैं षटकोण का स, मूर्धा के साथ से, और सड़क का स को बोलते हैं दांत के साथ से, ठीक है। इसलिए हमेशा इसको क्या बोलोगे, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ठीक है, शिशु में बंटवाते थे इसे। इसके अलावा याद रखना, ये लिरी, लिरी एक तो आता है बीच में घुस जाता है, किसमें आता है, दंत में, ठीक है। ये आपके बिना पाठक बुक में नहीं मिलेगा, देख लेना, लिरी जो है ना आपका दंत में आता है, ठीक है। और अब आ जाओ नासिक वर्ण, हर व्यंजन का जो पांचवा वर्ण होता है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नासत्य वर्ण, या इसे बोलते हैं अनुनासिक वर्ण, ठीक है। इसमें एक थोड़ा जोड़ जाता है, कितना होता है, अंग, ये क्या है, स्वर है, याद रखना। व्यंजन बोलेगा तो 5, कुल बोलेगा तो 6, स्वर बोलेगा तो 1, बोलेगा नासत्य में कितने स्वर हैं, 1 है, व्यंजन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, कुल कितने हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से जहां क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है। स्वर 1 है, आहा अंग, ठीक है, व्यंजन कितने हैं, 5, कुल कितने हैं, 6, ठीक है, ठीक। अब देखो इसका वैज्ञानिक क्रम कैसे पढ़ते हैं, ये जो हम लोग पढ़ लिए, ए कैसे बना। अब देखो कंठ तालु, अब कंठ में क्या आता है, कंठ में क्या आता है, क, कंठ का ले लो क, ठीक है, कंठ का ले लिए क, ठीक है। और तालु में क्या आता है, तालु में ई, कंठ में क्या आता है अ, और तालु में क्या आता है ई। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, अ और ई पहला पहला जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। जब मतलब कि बड़ा वाला जोड़ेंगे और बड़ा वाला ई जोड़ेंगे, दूसरा जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। इसको रटना नहीं है, कैसे बना, कंठ और तालु दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अ प्लस ई मिलके ए बनता है, और बड़ा अ प्लस ई मिलके ए बनता है ना, हाँ, ठीक है। तो ये पहला वाला सही है ना, हाँ, तो इसी याद रखना कि ये बड़ी मात्रा मिलके क्या बनी है, ए बना है, ठीक है, ठीक है। अ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। और इसी बड़े मात्रा से क्या बनता है, ए बनता है, तो ए और ए याद रहेगा, चलो, ठीक है। वैसे क्या है, कंठ ओष्ठ, अब कंठ का क ले लो, ठीक है, कंठ का क ले लेंगे, हाँ, ओठ वाले ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो कंठ में क्या है, अ है, कंठ में क्या है, अ है, ठीक है, और ओष्ठ, ओष्ठ में क्या है आपका उ है,
अ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है ना, ठीक है। फिर इसमें बड़ी मतलब लग जाएगी, क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो इससे याद रखना, एग्जाम में रटना नहीं है, ए कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ ओ, एग्जाम में आपको पता है कंठ तालु पता है, अ आता है, इसमें ई आता है, अ ई मिलकर ए बन जाएगा। फिर आपका ओष्ठ में उ आता है, तो अ उनके ओ बन जाएगा, ठीक है। एक होता है दंतोष्ठ, ठीक है। दंतोष्ठ में केवल एक ही शब्द आता है व, और ये सीजीपीएससी मेन से पूछा हुआ है, ठीक है। दंतोष्ठ में क्या आता है, व आता है, ठीक है। व एक ही है, इसको रट लेना। दंतोष्ठ में क्या आता है, व, और मेन से पूछा था इस साल, ठीक है, याद रहेगा। दंतोष्ठ में क्या आता है, व, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में, है ना। हर बार यहां से एक प्रश्न पूछता ही पूछता है, समझ में आया? बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। उष्म संघर्ष कितने हैं, 4। आगत व्यंजन कितने हैं, 2, ठीक है। हाँ, उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं, 2, 2, ठीक है। ये सब भूलना नहीं है, अभी पीछे पड़े मतलब पीछे वाला भूल गए, ठीक है। रिवाइज हो गया, ये बन गया, एग्जाम बन जाएगा। यस रस लस, महान व्यक्ति कौन है, शाहरुख खान, ठीक है। अघोरी नहीं है, ठीक है, ठीक। और काकल्य ध्वनि है, ठीक है, काकल्य ध्वनि, हाँ, ठीक, याद रहेगा। अच्छा, एग्जाम में ना ये आता है एक बार, डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्फाबेट, वर्णों को तोड़ने का क्रिया, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी जो व्यंजन है किस सहायता से बोला जाएगा, सहायता है, अ की सहायता से, ठीक है। कोई व्यंजन के साथ सहायता बोला जाएगा अ की सहायता से। तो देखो, अगर राम में, अगर मैं राम को तोड़ना चाहूं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे राम को तोड़ना है, तो राम में क्या है, पहले तो क्या है, राम में रा ले लो, राम में क्या है, र है, फिर अ की मात्रा आ रही है, हाँ, इसमें क्या मात्रा है, एक मात्रा है, र प्लस आ, रा हो जा रहा है, इसमें क्या लग जाएगा, रा, ठीक है। और र क्या होगा, आधा, हमेशा क्या होगा, र क्या करेंगे, आधा, क्योंकि र से हम लोग आ निकाल दिया, तो क्या हो गया, वो स्वर रहित हो गया। और स्वर रहित दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमेशा रखना, स्वर रहित, ये क्या दिखाता है, हलंत, हलंत शब्द व्यंजन में क्या दिखाता है, स्वर रहित होने का। एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी किसी भी व्यंजन में का में हलंत लग गया, मतलब क्या हो, स्वर से रहित है, ठीक है। हाँ, व्यंजन हमेशा स्वर की सतह से बोले जाते हैं, ठीक है। तो स्वर रहित होने का प्रमाण क्या है कि उसमें क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। तो राम को अगर मुझे तोड़ना है, तो पहले र में क्या लगाऊंगा, हलंत लगाऊंगा, और रा बोलने से क्या आ रहा है, आ, तो इसमें क्या लगी है, आ की मात्रा, ठीक है। फिर माँ को तोड़ूंगा, तो माँ में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, और माँ को करने के लिए पहले क्या लगाऊंगा, माँ में हलंत लगाऊंगा, फिर क्या लगाऊंगा, अ, ठीक है। तो इसको अगर लिखें, क्या लिखेंगे, र धन आ धन म धन अ, ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम में क्या करेगा, सब लिख के देगा, कहीं ना कहीं एक हलन छोड़ देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इससे क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। या फिर मेंस में आप लिख के आ रहे हो और वहां पे भी अगर गलत कर रहे हो ऐसा, तो वहां पे भी गलत हो जाएगा, एक हलंत से। याद रखना कि हलंत शब्द क्या दिखाता है, स्वर रहित होने का, ठीक है। कोई भी व्यंजन स्वर रहित है, मतलब क्या है, उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, याद रहेगा। चलो, ठीक है। वैसे अगर कमल को तोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, आधा क, फिर अ, फिर म, फिर अ, फिर ल, फिर अ, ठीक है। सब में क्या लगेगा, हलंत लगेगा, ठीक है। बन जाएगा ना ऐसा वाला, ठीक है। विद्यालय जोड़ना ना, तो पहले याद कर लो, इसको तोड़ लो, विद्या धन आलय, ठीक है। अगर ऐसा बड़ा बड़ा दिखता है ना, अलग अलग तोड़ लिया करो, ठीक है। अब विद्या को ले लो वी, ठीक है, द्या, अब देखो इसमें क्या है, द्या में ना, सॉरी पहले लिख लेते हैं, आ ल य, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब विद्या में क्या बनेगा, व, और क्या लगेगा, छोटी ही होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, हलन। फिर द्या, द्या में द है और अ है या, ठीक है, द या, ठीक है। विद्या, द्या ऐसा बोलेंगे तो आधा द है इसमें ऑलरेडी,
तो इसमें द रहेगा, दया। तो द में तो अ जुड़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि द में क्या है, ऑलरेडी हलंत है। ठीक है, य है, तो य में क्या है, आ जुड़ा हुआ है, य को हलंत लगाएंगे, फिर आ। ठीक है, आधा द में ऑलरेडी अ नहीं है। ठीक है, द्या, मतलब कि यहाँ पे ना ऑलरेडी स्वर जो लगा हुआ है या में, ना कि द में, क्योंकि द ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे आधा है। ठीक है, द ऑलरेडी क्या है, आधा है, द में अ नहीं आ रहा है, स्वर रहित है वो ऑलरेडी। जिसमें भी द में देखो विद्या का लिखेंगे तो ये तो इस लिखने का क्रम है ना, जैसे कि यहाँ पे ऐसा लिखते हैं हम लोग, इस टाइप पे लिखते हैं ना, तो मतलब इसका मतलब होता है कि द यहाँ पे क्या है, आधा है। तो ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, विद्या ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि द ऑलरेडी क्या है, हलंत है। अगर हम लोग ऐसे लिखें तो क्या है, ये विद्या ऐसे लिखेंगे ना, तो द ऑलरेडी क्या है, आधा है यहाँ पे। ठीक है, तो द प्लस य धन आ। ठीक है, फिर आ में क्या आ जाएगा, आ तो आ ही है। ठीक है, फिर ल में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, और य में आ जाएगा। समझ में आया आप, मेन फंसोगे यहीं पास। ठीक, क्योंकि विद्या में द ऑलरेडी क्या है, आधा है। समझ में आया, ऐसे किसी शब्द को बना लोगे, किसी शब्द का बन जाएगा ना। चलो, तो हमारा ये व्यंजन जो था ना, सॉरी स्वर, स्वर हमारा 99% यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, 99% हम लोग पढ़ चुके हैं। एक आध परसेंट जो होता है बाहर से आ जाता है, उसका कोई माई बाप नहीं है, तो वो आपसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे और पढ़ना है कि व्यंजन खत्म करें। देखो ये मात्राएं देख लो, ये बार यहाँ से क्वेश्चन आया था सीजी टेट में। ठीक है, जो हम लोग जितने भी अभी क्या पढ़े हैं, स्वर पढ़े हैं, वही सारे स्वर जो क्या बनते हैं, मात्रा बनते हैं, किसके, व्यंजन के। जैसे कि आ में मात्रा होगा तो एक मात्रा होगा, ई छोटी की मात्रा क्या होती है, ये वाला होती है, बड़ी की मात्रा ये वाला होती है, ऊ की मात्रा छोटा होता है। ठीक है, ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा क्या होता है, ये वाला होता है। री का मतलब रेफा नीचे से लगा होता है। ए का मात्रा होता है एक डंडी। ए का मतलब होता है, ए का मतलब डबल डंडी। ठीक है, ओ का मात्रा मतलब एक, है ना, वो मात्रा। औ का मतलब डबल मात्रा। ये सारे क्या होते हैं, मात्रा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अम से अह तक को लेते हैं और उसमें री को छोड़ देते हैं, तो इसके द्वारा जो व्यवस्था बनती है इसको क्या बोलते हैं, 12 खड़ी खड़ी। ठीक है, 12 खड़ी का पूछा था एग्जाम में, सीजी टेट में। किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा को और री को छोड़ करके अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अंग और अह को लेकर के, विसर्ग क्या होता है, अह होता है। ठीक है, जिसमें डो डट लगा होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अहा है ना, अहा में क्या है, दो डट क्या है, विसर्ग बताता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग साथ लिखने की क्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, 12 खड़ी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क का की कु, तब इसमें क में क्या आ रहा है, अ, का में आ रहा है आ, की में आ रही छोटी ई, की में आ रही बड़ी कु में आ रहा है छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ओ, फिर से ए ओ औ अंग और आ रहा है ना। हाँ, री को छोड़ करके। ठीक है, तो याद रखना 12 खड़ी में छोड़ा जाता है एग्जाम में, अब ऐसा नहीं पूछेगा कि इसमें क्या बोलने का, री को छोड़ा जाता है। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी आती है आपकी, 10 हो जाएंगे ना, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 खड़ी है ना, तो री को छोड़ देते हैं तो क्या बनता है, 12 खड़ी। ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं हम लोग, 12 खड़ी। तो अगर पूछेगा कि 12 मात्राएं क्या है, स्वर के जो उच्चारण स्थल होते हैं वही क्या होते हैं, मात्रा बनते हैं। ठीक है, जैसे अ बोल रहे हैं वो क्या है, वो मात्रा है। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे र व्यंजन में उ और अ की मात्राएं अन्य व्यंजनों में लगाई जाती है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, अरे क्यों नहीं हो रहा है, जैसे देखो रू, रू में क्या है, ऊ लगा हुआ है, जबकि बड़ा रू में बड़ा उड़ होता है ना, हम लोग लिखते हैं ना रुपया, ये रुपया, ये छोटा रू है। ठीक है, बड़ा रू लिखने के लिए क्या होता है, ये वाला हो जाता है, ऐसा वाला। ठीक है, ये भी याद रखना एग्जाम में। छोटा ऊ है मतलब कि ऐसा लगा होगा, खाली ऐसा सटा हुआ, लेकिन बड़ा रू है तो यहाँ पे क्या लगा होगा, इस टाइप का, ऐसा करके। ठीक है, जैसे दारू। ठीक है, दारू, देखो होता है एक छोटा, अगर खाली दारू लिख दिए, ये दारू मतलब लकड़ी हो जाता है। ठीक है, और एक दारू ऐसा वाला, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा मदिरा शराब। तो शब्द का समुच्चारित शब्द आता है हिंदी में। ठीक है, उसमें ऐसे आपको मिलेंगे। ठीक है, छोटा लगा है मतलब लकड़ी, और बड़ा लग गया मतलब वो क्या हो जाएगा, शराब। तो ये सब देख लेना। ठीक है, ये तो हमारे प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता है। पर ये याद रखना कि छोटा ऊ मजने से छोटा र लगेगा ये मात्रा, ऐसा, और बड़ा लगने से ये बड़ा वाला मात्रा लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम में से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है,
हाँ, आज के लिए इतना ही करते हैं और इसके आगे का जो क्लास होगा कल हम लोग पूरा व्यंजन पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा स्वर है यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वेलकम।